हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? अच्छा, शुरू ही करवाया था जस्ट। चलो बताओ, ठीक है, वापस बताओ। जेम्स टोड कहाँ का रहने वाला था? राजस्थान किस रूप में आया था वो? पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। उसके राजस्थान के इतिहास का और उसके गुरुजी कौन थे? उसने हमारे प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? और उसकी बुक का नाम बताओ देखे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब। और जॉर्ज थॉमस कौन से देश का रहने वाला था? वो अपने राजस्थान क्यों आया था? कहां कहां पे अटैक किए? उसने हमारे प्रदेश के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? और विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम बताओ देखे। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अग्निवंशी वाला सिद्धांत किसने दिया था? चंद्र बरदाई ने अपनी कौन सी बुक में? कौन से ऋषि कौन से पर्वत पे क्या कर रहे थे? अग्निकुंड से कितनी राजपूत जातियां उत्पन्न? कौन कौन सी? सबसे लास्ट में कौन आए? चौहान। इस सिद्धांत को समर्थन कौन देता है बाद में? मोहनोत्तर, नैन्सी और सूर्यमल मिश्र। तीन किताबें कहती है कि चौहान सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, अमीर राज। पृथ्वीराज चौहान के ताऊ का अभिलेख, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। और एक इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उसके बाद में दो अभिलेख कहते हैं कि चंद्रवंशी हरियाणा से मिला, एक अचलगढ़ के किले में। दो अभिलेख कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती। एक रासो कहता है और एक शर्मा जी है। तीन विदेशी कहते हैं कि चौहान विदेशी है, कर्नल टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। और रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख क्या बताता उनको? इंद्र के वंशज। उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा रहा था, जो कि कौन से झील के आसपास का क्षेत्र? और रामकरण आसोपा कहते हैं कि ये सांबर झील के चारों तरफ रहते, इसीलिए क्या कहलाए थे? और उनकी राजधानी कौन सी थी, जिसे आजकल अपने क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। इनकी रियासतें कौन कौन सी थी? सांबर और अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा। और अपने सांबर वाला शुरू करना था। इतना ही बड़ा। लो एक बात और सुनो भैया ना, हमने भीड़ खूब ज्यादा ही कर दिया यार सुबह वाले बैच के अंदर। तो जिन बच्चों के तो दो बना रखे हैं बैच, क्योंकि दो बैच बनाओ तो हमने तो दो ही बना रखे हैं। जिन बच्चों की एज 1/1/2023 को 21 साल नहीं हो रही हो, 1/1/2023 को कितनी नहीं हो रही हो? 21 साल। समझ में आई मेरी बात? कब? 1/1/2023 को कितनी एज नहीं हो रही है? वो अगली वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। इस साल वैकेंसी आ जाती है, यदि इन 6 महीने के दौरान वैकेंसी आ जाती है तो अगली वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। उनको राजी होना चाहिए। जल्दी नौकरी लग के क्या करना है? क्यों घर वालों को कमा कमा के देना इतना जल्दी? थोड़े दिन तो एंजॉय किया जाए यार, पढ़ाई की जाए। इतना बर्डन थोड़ी है आप पे, तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे भाई। एज तो होती है। ये थोड़ी है कि आप जल्दी कोचिंग कर ली तो सरकार कहेगी इनको जल्दी नौकरी दो। सरकार तो कम से कम एज पूरी होने पर तो आपको नौकरी दे। उन लोगों को यह कहा था दिलीप सर ने कि वो शाम वाले बेच में एडमिशन ले ले। आई बात समझ? कारण क्या था? कारण यह था, सर ने यह कहा कि इन बिटवीन यदि एक बैच कंप्लीट होने में महीने लगते हैं 18। कितने महीने लगते हैं? 18। तो सुबह बैच चलाइए, कितने महीने में कंप्लीट होगा? 18। शाम को एक बैच चला, वो भी कितने महीने में कंप्लीट होगा? 18। आई बात समझ? और इनकेस यदि वैकेंसी आ जाती है कि वैकेंसी आ जाए कि भाई अक्टूबर में वैकेंसी आ जाए, सितंबर में वैकेंसी आ जाए, और वो आरपीसी कहते हैं कि भाई हम तो प्री का एग्जाम लेंगे जनवरी में, हम तो प्री का एग्जाम लेंगे फरवरी में, तो पहले प्री वाला कोर्स करवाना पड़ेगा बाद में। अभी तो क्या अपने साथ ही करवाते हैं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था, ये देखो ये प्री का है, ये मेंस का है, ये इंटरव्यू का है। प्री की वैकेंसी आ जाती है, बाद में मेंस और इंटरव्यू का नाम ही नहीं लेते। हमने कहा ये फटाफट याद करो, ये ऐसे सवाल आएगा, इसका ये आंसर देना है। तब हमने कहा था कि वो जिन बच्चों को एग्जाम देना होगा उनको कोर्स तो करवाना पड़ेगा, तो इसकी थोड़ी सी गति बढ़ानी पड़ेगी। फिर ये जितने दिन में प्री होने वाला उतने दिन में प्री का कोर्स करवाया जाए। फिर प्री के बाद में जो मेंस वाली चीजें बचती है, जब तक मेंस होगा उससे पहले पहले मेंस की चीज करवाई जाए। और जो शाम वाला बैच चलता रहेगा वो अपने जिस गति से चलता है उस गति से चलता रहेगा। यदि वैकेंसी नहीं आती है तब तो ये भी उसी गति से चले और शाम वाला भी उसी गति से चले। वैकेंसी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, जिन बच्चों को प्री देना उनका कोर्स तो करवाएं, या फिर उनको कह देंगे हमने देखो 18 महीने कहा था आपको कोर्स, तो हम नहीं करवाएंगे अभी से जल्दी, हम तो 18 महीने में करवाएंगे। तो नहीं हो सकता ना। जिन बच्चों को एग्जाम देना उनका तो कोर्स करवाना ही पड़ेगा। फिर वो 18 की जगह 15 में होता है, 18 की जगह 14 में होता है, 18 की जगह 13 में होता है। वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार है, जितना आरपीसी टाइम दे उसके अनुसार है। उसमें आप और मैं दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा था कि जो छोटे छोटे बच्चे 1/1/2023 को 21 साल भी नहीं कर पा रहे, वो शाम वाले बैच के अंदर आ जाए। और ऐसा सुबह और शाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल अपने एक दिमाग की भ्रांति है कि नहीं सुबह पढ़ाई हो जाती है और शाम को पढ़ाई नहीं हो जाती। मैं उस दिन, हालांकि मैं सेमिनार सुन रहा था, मैं जोधपुर था, मैं सर की बातें सुन ही रहा था। बाकी मैं स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मैं यहीं पढ़ा हुआ हूं। मुझे याद है कि मैं जिस बैच में एडमिशन लिया था वो सुबह का बैच था। दो दिन आया, तीसरे दिन उस बैच में भयंकर भीड़, आप वाली तरीके की भीड़। तो सर ने हमें कहा कि भाई इस बैच को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, कुछ बच्चे शाम को आ जाओ, कुछ सुबह आ जाओ। शाम को कौन आएंगे? उस क्लास में सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था।
मैं आऊंगा शाम को, इतनी जल्दी क्यों खड़ा हो गया तुम? मैं सुबह आज उठा जाए कल उठा जाए। मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरी जिंदगी में कभी जल्दी खड़ा नहीं हुआ। ये तो पापी पेट का सवाल है कि डेली सुबह अब 6 बजे खड़ा होना पड़ता है, वरना मेरे कभी याद ही नहीं आता कभी मैं 6 बजे खड़ा हुआ, क्योंकि मैं नाइट राइडर था, निशाचर थे अपने कि भाई रात को कितनी देर ही पढ़ा लो, जितनी देर पढ़ाना उतना पढ़ा लो, दिन में आज पढ़ाइयो उनका कल पढ़ाइयो अपने से। तो रात को बोले 4-5 बजे तक भी सुबह बैठे रहते, बाद में 4 बजे पढ़ गए, 11-12 बजे उठे, बाद 2 बजे सीधे मुंह पे मारे छिंटे, पानी डाला मुंह पे, वाह आगे कोचिंग आ गए, भाई नए ना के सीधा खाना खा के अपने कोचिंग आ गए। 3 से 7 सर कोचिंग लिया करते, कोचिंग लेते, वापस जाते, वापस जाके घंटे भर बाद वापस पढ़ने बैठे, 8-9 बजे के आसपास पढ़ने बैठे, फिर रात को जितनी देर तक फेंक जहां तक भला जाए, जहां तक पढ़ सकते हो वहां तक वापस पढ़ लिए, वापस आ गए। उल्टा सुबह वाले में डर लगता था यार सुबह कोई ना कोई आगे डिस्टर्ब कर ही लेगा, फोन आ जाएगा किसी का, आपको दोस्त आ जाएगा रूम पे, रात को कोई आए और लोग सोचते हैं यार सोसु आ गया होगा किस लिए जाया जाए। इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि सुबह वाला बैच अलग प्रकार का होता है, शाम वाला बैच अलग प्रकार का होता है। आपके कईयों के फिर मेरे से कई बच्चे पूछते रहते हैं, शाम वाले बैच वाले पूछते रहते हैं, सुबह वाले पूछते रहते हैं कि शाम वाला धीरे धीरे चलेगा क्या? मतलब धीरे धीरे का मतलब ये थोड़ी 10 साल में होगा, इसका मतलब है कि वो 18 महीने में होगा, वैकेंसी नहीं आती तो ये भी कितने महीने में होगा? 18। वैकेंसी आती है तब तो करवाना पड़ेगा, बात वही आएगी। कल को वैकेंसी आ जाएगी तो हम इस बैच को तेज करेंगे, ऑटोमेटिक बात है कि भाई जिन बच्चों इसके सब बैच को तेज करेंगे, जिन जिन बच्चों को प्री देना है उनका कोर्स तो करवाना पड़ेगा। फिर तो आप जिनको एग्जाम नहीं देना है, अभी तो आप यूं राजी होकर कहते हो हाँ नहीं देना और इस बैच के अंदर बैठे हैं, बात जैसे थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं बाद में कहते हैं सर हमें तो एग्जाम ही नहीं देना है, हमें क्यों भगा रहे हो? कहां भगा रहे हैं? यहीं बैठे हो आप, भगा के कहां लेके जाना है किसी को? सर यहीं बैठे हो, यहीं पे कोर्स होगा, इसी के बैच में कोर्स होगा, पर बाद में उस गति से तो वो कोर्स करवाना पड़े। तो इसलिए कहा था कि कुछ बच्चे यदि शाम वाले के अंदर आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्लीज आप लोगों में से खूब सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये एग्जाम नहीं देना इस बार वाला 1/1/2023 को, उनकी उम्र 21 साल नहीं है, आप शाम को आओ, ढंग से नाइट में पढ़ो, सुबह पढ़े रहो अपने आराम से, 3 से 7 क्लास लो, वापस चले जाओ। ज्यादा ठीक नहीं है सुबह सुबह यूं मगजमारी 6 बजे उठो। मुझे लगता है कई तो आप में से 4 बजे उठ जाते होंगे, यहाँ 6 बजे तो आगे बैठ जाते होंगे, आगे सीट लेनी है। हे भगवान, सीट के लिए ये भी मैं कहता हूं, ये सीट वाली भ्रांति भी थोड़े दिन की है। 15-20 दिन बाद में जो स्टूडेंट जहां बैठता है वहीं बैठना चाहता है, उसे अपनी सीट से प्यार होता है, वो अपनी सीट छोड़ना ही नहीं चाहता। 15 दिन बाद में यदि किसी पीछे वाले बच्चे को कहा जाए, अब पीछे वाले बच्चों को लग सकता है यार जगह ही नहीं मिलती, कहां पीछे पीछे ले जाके बिठा दिया। 15 दिन बाद किसी पीछे वाले कहा जाएगा आगे जगह बिठा दूंगा, तू तेरी रख, अपने यहीं बैठेंगे, ये अपना साम्राज्य यहीं स्थापित होगा। कोरोना आया था ना, कोरोना तो सरकार ने गाइडलाइन निकाली कि 50% बच्चों को क्लास में बिठा सकते हो। तो ठीक है भाई, एक हमारा बहुत बड़ा बैच था, उधर एक बिल्डिंग में लगता था, मैं उस बैच में क्लास लेने के लिए जाने वाला था। दिलीप सर ने मेरे कहा कि यार वो बड़ा बैच है और उसमें 50-50 पक्का कर, जो छोटा बैच हो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर बिठा दे, वहां तो दूर दूर बिठाएंगे तो भी बच्चे नहीं आएंगे, उनको 50-50 ही कर दे। कैसे करें 50-50? तो देख ले यार तेरे हिसाब से कर दे। मैंने नवीन जी ने बात की तो कहा भाई अपने पास एनरोलमेंट नंबर है, मान लो एक क्लास में 300 बच्चे हैं तो कह दो एक एनरोलमेंट से 150 एनरोलमेंट तक आ जाए, कल आएंगे, और 151 से 300 वाले परसों आएंगे, फिर अगले सेम पढ़ाते रहेंगे, अपने आधे आधे पढ़ाते रहेंगे, एक ही बात को 2 दिन पढ़ाते रहेंगे, और तो क्या है। मैं क्लास में गया तो मेरे दिमाग में आ गया ऐसे तो नहीं करेंगे, तो मैंने उनको जाते ही कहा कि देखो कोरोना की वजह से तुम्हारे बैच को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो हाँ क्या नहीं सर साथ में आएंगे, साथ में क्यों अलग अलग? मगर यार या तो पूरी कोचिंग बंद हो जाएगी, सारे आओगे तो बाद में कोई ना कोई छापा मारेगा सरकार वाले आके कि देखो एक साथ बिठा रखे। इससे अच्छा है कि कम से कम आधे आधे तो करके पढ़ाया तो जा सकता है, पढ़ाई तो चालू रखे अपनी। राशि ठीक है सर, पढ़ाई तो चालू रखो, कर दो, तो बांट दो सर, आधे आ जाएंगे कल और आधे आ जाएंगे परसों, फिर वो जो कल आए वो अगले दिन आ जाएंगे, परसों आए वो अगले दिन आ जाएंगे। सेम पढ़ाओगे सर, हम पढ़ाना तो वही पड़ेगा जैसे हम ही बच्चे हो आप। तो कहा ठीक है सर कर दो। तो मैं कैसे बांटे? मगर भाई मेरे को कोचिंग वालों का निर्देश ये है कि 1 से 150 तक कल आना है और 151 से 300 तक परसों आना है, पर मैं आप लोगों की हाई लेना नहीं चाहता। मुझे पता है कि आप में से कई लोग जहां बैठना चाहते हैं वहीं बैठना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आगे आगे जो बैठे हैं, स्क्रीन की जो आगे आगे बैठे हैं, बीच में ही थी उसमें स्क्रीन की जो आगे आगे बैठे हैं इनको आगे वाले मान लिए जाए, और जो पीछे बैठे हैं इनको पीछे वाले मान लिए जाए। तो जो आगे बैठे हैं ये कल आ जाएंगे, जो पीछे बैठे हैं ये परसों आ जाएंगे, तो जो साथ साथ बैठते हैं वो साथ में रह जाएंगे, है ना। कई भाई थोड़े दिन के अंदर बैठने लग जाते हैं कि भाई नहीं साथ ही बैठेंगे, सीटें वीटें भी रखने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो भाई तुम्हें क्यों मैं बिछड़ जाओ तुम, ये भी मैं नहीं चाहता, फिर तुम मुझे हाय निकालोगे, तेरे चक्कर में अलग अलग रहना पड़ रहा है, तो अपने साथ रहो तुम, ठीक है तुम्हारे। तो तुम 150 पहले तो पीछे वालों ने शोर मचाया, उनका सर हम पीछे बैठे, हम कल आएंगे, और आगे वालों को ये परसों आएंगे। कोई आगे वालों को तुम कल मत आना, कल केवल पीछे वाले आएंगे, तो ठीक है। राजी सारे राजी, तालियां वाली हम बजा दी सब। अगले दिन मैं गया क्लास लेने के लिए, मैं क्लास लेने के लिए गया तो आगे वाली बेंच खाली, सारी लिटरली सारी खाली, केवल पीछे पीछे बैठे। अब मैं वो भूल गया कि कल मैं ही घोषणा करके गया था, मगर कहां गए आज बच्चे नहीं आए कि सर वो आगे वाले तो परसों आएंगे ना, आज हम आए कल आएंगे वो तो तुम पीछे क्यों बैठे हो? क्योंकि हम पीछे वाले हैं।
तो तुम आगे आगे बैठ जाओ। आप मानोगे नहीं, क्लास में एक बच्चा आगे आने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा यार ये दिक्कत मेरे लिए है कि मैं यहाँ बोर्ड पे लिखवाता हूँ, तो आगे बच्चे बैठे रहते हैं पहली लाइन में, मैं इनकी कॉपियां देखता रहता हूँ क्या लाइन लिखी कि नहीं लिखी, तो मुझे अंदाजा रहता है भाई, वरना कितनी बार लाइन बोलनी है भाई। वहां कोई बच्चा बैठा उसने लाइन लिख लिया नहीं लिख ली, तो मेरे इनको देख के अंदाजा लगता है यार इन्होंने यदि हिंदी में लाइन लिख ली तो बाकी वालों ने भी हिंदी में लिख ली होगी, इन्होंने यदि इंग्लिश में लिख ली तो बाकी वालों ने भी इंग्लिश में लिख ली होगी। और यदि कोई एक आधा बच्चा पीछे रह जाएगा फिर भी तो बीच में खड़ा हो जाएगा सर वापस रिपीट कर दो, वरना अंदाजा लगाने का तरीका यही है। अब यदि तुम पीछे बैठे हो तो मैं एक बार बोर्ड पे लिखे भाग के पीछे आऊंगी, लिखा नहीं लिखा, फिर वापस आऊं। एक आधे बच्चों को मैंने हाथा जोड़ी करके कहा यार आगे आगे बैठ यार, कॉपी तो देखने दे, एक हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का। 3-4 दिन वैसे क्लासें चलाई, उसके बाद तो शायद पूरा लॉकडाउन ही लगा दिया था, बंद ही कर दिया था। 4 दिन माई का लाल एक पीछे वाला आगे आके नहीं बैठा। तो सीटों से इतना प्यार होता है लोगों को कि कोई आगे पीछे वाला नहीं है, इसलिए 5 बजे उठने की हैबिट भी बंद कीजिए। और कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक जैसी पढ़ाई होती है। यदि आपको लगता है कि पीछे बैठने वाले के वो कम याद होता है, आपके आगे आगे बैठने वाले को ज्यादा याद हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ नहीं। 2013 वाले 16 वाले में उपेंद्र शर्मा सर है, उनकी 5वीं रैंक थी, वो हमेशा बैक बेंचर, वो मेट्रो में इंजीनियर थे, तो उनकी वो मेट्रो वाली जॉब जो थी वही 7:15 छुटती, तो 7:30 तो क्लास में आते हैं। अब 7:30 जो क्लास में आएगा तो सबसे लास्ट में बैठेगा, आगे जगह भी हो तो भी पूरी लाइन क्रॉस करके आगे आया नहीं जाता। बंदे को लगता है आप आगे यार क्लास चल रही है और सर कहेंगे यार लेट आए, तो जहां बैठे वहीं बैठते हैं। वो हमेशा पीछे बैठा करते थे, बैक बेंचर ही थे। पहला अटेम्प्ट था उसके अंदर डायरेक्ट 5वीं रैंक की आ गई थी, तो बैक बेंचर की रैंक आती है। पीछे वाले खुश तो हो रहे, पीछे वाले अभी मुंह लटकाए बैठे हो तो प्लीज थोड़े लोग श्याम वाले के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, अपने थोड़ी सी इधर से भीड़ कम हो जाएगी। हमने इसीलिए 2 बैच वाला किया था कि सेमिनार में ज्यादा भीड़ थी, तो भाई आधे सुबह आ जाएंगे, आधे शाम को आ जाएंगे। ये और बताऊं मैं, मान लो ये बैच हम सुबह शुरू करते ही नहीं, एक बैच शुरू करने का था, एक बैच शुरू करेंगे तो शाम को शुरू करते, तो आप सारे शाम को आते, और सारे शाम को आते। विकल्प जब दिए जाते हैं ना तब आदमी को बातें आती है। यदि ये कह देते कि बैच सुबह ही होगा शाम को होगा, तो सारे सुबह आते हैं, बात ही खत्म हो जाती। पर अब आपको लगता है कि नहीं सुबह और शाम दोनों, अब बात लगता है नहीं मैं सुबह ही जाऊंगा, सुबह जाने से ही आर्यभट्ट बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता। जैसे मत कीजिए, जिन जिन बच्चों की 1-1 2023 को आयु नहीं हो रही है वो शाम वाले में तो, और डिट्टू सेम चलता है। आप शाम वाले किसी बैच की कॉपी लेके देख लेना, एक भी लाइन का इधर उधर नहीं है, का के की भी चेंज नहीं होता, सेम ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें आता इतना ही है ना, ज्यादा आता ही नहीं, सेम सेम बातें। तो मुझे तो हमेशा उन बच्चों पे गुस्सा आता है जो मेरी क्लास एक बार लेने के बाद दोबारा बैठ जाते हैं। कि किसी बच्चे ने एक बैच में मेरे से राजस्थान पढ़ लिया, दोबारा आके बैठ गया, मेरा जी करता मैं इसको थप्पड़ मार के बाहर निकलूं, डायलॉग दूं इसको, क्यों मैं जानता हूं कि मैंने जितना पढ़ा इसको याद है। अब थोड़ी देर बाद अब फिर मुझे लगता है ये कहानी सुनाऊं नहीं सुनाऊं, ये अभी बेटा बेटा सोचेगा, सेम सेम ही कहानियां सुनाता रहता है, पिछले बैच में यही सुनाई थी अब भी यही सुनाएगा। तो मैं कई बार क्या कहानी खा जाता हूं तो वही पीछे बेटा बेटा कहता है एक तो खाई गया आज, वो तो सुनाई नहीं, तेरे चक्कर में नहीं सुनाई थी यार। या वो अपना जो पड़ोसी बेटा रहता है उसको कहता है अब ये चुटकुला आएगा, अब देखना से। अब मेरे तो वही है, जो चीज आएगी उस पर वही बात बोलनी पड़ेगी, वो बोलते वो उसकी तरह मुस्कुरा करता है, बता दे इसकी औकात मैं जानता हूं, इतना ही आता है इस। तो हमारी तो दिक्कत हो रहती है कई प्रकार की, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि भाई हम सुबह वाले में अलग पढ़ा दे शाम वाले में अलग पढ़ा दे, तो डेली 15 बच्चे 20 बच्चे बाहर खड़े रहे, हमें अंदर बैठने दिया नहीं बैठने दिया, आपने दुख पाए, इससे अच्छा है थोड़ी शाम को आ जाए। शाम वाले में थोड़ी जगह पड़ी थी उसके अंदर, हालांकि जगह तो उसमें शाम वाले में भी नहीं है, थोड़ी जगह बची हुई है उसके अंदर, हमें बैच तो एक और करना पड़ेगा, 7-8 दिन में और ही बैच शुरू करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। तुम बच्चे पता नहीं अब कितने का आरएस की तैयारी करोगे, ये सारे के सारे यूं फटाफट ही आरएस बनना चाहते हो तो बैच और शुरू हो जाएगा 7-8 दिन। पर अब जो आने लग गए तो फिर 7-8 दिन का इंतजार होता नहीं, तो अपने शाम वाले के अंदर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा शाम को पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, पूरा दिन मिलता है। आपको लगता है कि भाई नहीं ये लेकर सुबह से लेकर अपने तक ये पूरा 3-4 बजे तक तो पढ़ाई की थी, वरना शाम को नहीं होती ज्यादातर पढ़ाई। और आप लोग भी जो सुबह आते हैं इस बात का ध्यान रखना, आप नोटिस भी करना, आप शाम वाला टाइम जाया करते हैं भाई। यहां से जैसे ये बैच अभी तो 11 बजे है, थोड़े दिन बाद में हम इस बैच को कर देते हैं 1 बजे तक, कि 7 से 1 बजे तक ये बैच लगेगा। 1 बजे होता है तो बच्चा घर पे पहुंचता 1:30-2 बज जाते हैं उसको, 1:30-2 बजे पहुंचता है, तो उसके बाद में खाना वाना खा के उसको लगता है सो जाऊं, फिर वो एक बार सोता है तो फिर उठता 5-6 बजे ही है ना। ये तो होता नहीं कि 1 घंटे में उठ जाए, वैकेंसी आ रखी होती है तब तो फिर भी सोना वोना बंद कर देता है, वरना वो 5-6 बजे उठता है, फिर लगता है थोड़ी देर चाय पी के जाऊं, फिर कोई थड़ी पे जाके बैठता है, थड़ी पे 2-4 दोस्त मिलते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, वो आता ही 9 बज जाते हैं, वापस खाना खाता है, फिर उसको लगता है सुबह कोचिंग है, तो वापस सोने की ट्राई करता है, तो सोने में निकल जाता है। इसलिए जो आप सुबह भी आते हैं इस बात का ध्यान रखें कि शाम वाले टाइम को यूटिलाइज करें, अगले 2 दिन तक मेंशन करें कि आपको शाम को कितनी पढ़ाई हुई है, और यदि वो पढ़ाई कम हो रही है तो जो बाहर जाना, थड़ी पे बैठना, दिन वाली नींद है उसको मैनेज करें कि कितनी क्या लेनी है, रातों कब सोना है वो देखा जाए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम यूं फिसलता सा चला जाता है, वास्तव में हम पढ़ ही नहीं पाते। आई बात समझ में? तो कौन कौन बच्चे हैं जो 1-1 2023 को 21 साल के नहीं हो रहे हैं? हाँ, तो आप सब शाम को आओगे, आप सारे शाम वाले बैच के अंदर आओगे। चलो एक लाइन लिखी थी ना यहाँ पे चौहान वंश का था, चलो ठीक। छोटे छोटे टाबरों आपको सुबह से नींद नहीं आती रे,
इस उम्र में तो बच्चों को खूब सारी नींद आनी चाहिए, आपकी अभी से नींदें उठी हुई है। अब लो हम राजा पढ़ेंगे ना, तो पहला बंदा लिखो वासुदेव। पहला बंदा कौन है? ये सांबर वाले जो चौहान हुए, इन सांबर वाले चौहानों में पहला कोई बंदे का अपने को नाम मिलता है तो वो कौन मिलता है? बस ये भाई चौहानों का उत्पत्ति स्थल राजस्थान में कौन सा है? सांबर। कौन सा है? सबसे पहले चौहान राजस्थान में कहीं दिखाई देते हैं? कहां दिखाई देते? सपादलक्स। सपादलक्स को मैं सांबर बोल रहा हूं, सांबर के आसपास के इलाके में रहते हैं, सांबर मान लो। उन सांबर वालों में पहले जिस राजा का नाम मिलता है हमें, वो कौन मिलता है? तो मैं कह सकता हूं कि सांबर में चौहान राज्य की स्थापना करने वाला जो बंदा था वो कौन था? लिखो, यह है सांबर में चौहान राज्य का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ चौहान स्टेट इन सांबर। यह सांबर में चौहान राज्य का संस्थापक था। ही वॉज फाउंडर ऑफ चौहान स्टेट इन सांबर। यह सांबर में चौहान राज्य का संस्थापक था। कब स्थापना की, क्या किया इसने? एक राइटर में राजशेखर, कौन राइटर है? और राजशेखर ने एक बुक लिखी, प्रबंध कोश। कौन सी बुक है बताओ देखिए? प्रबंध कोश। किसकी बुक है? और इसके अंदर ये कहते हैं कि इस वासुदेव ने 551 ईस्वी में स्थापना की थी। कब स्थापना की? तो चौहान राज्य का संस्थापक कौन है? वासुदेव। स्थापना कब की? 551। ऐसा कौन कहता है? अपनी कौन सी बुक में कहता है? लिखो, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक प्रबंध कोश ऑफ राजशेखर, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक प्रबंध कोश ऑफ राजशेखर, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार इसने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन 551 एडी। इसने 551 ईस्वी में, इसने किसने? 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन 551 एडी। इसने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड चौहान स्टेट इन 551 एडी। 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना। कल मैंने एक अभिलेख बताया था, बिजोलिया। मैंने बताया था कि इसमें चौहानों को क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया गया ना। ये बिजोलिया अभिलेख कहता है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया? सांबर झील का निर्माण करवाया। तो ये बात भी बता रही है कि यही आया होगा यहां पर, तभी सांबर झील का निर्माण की बात इसमें लिखी हुई। लिखो, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार कब का है, क्या है, पूरा पढ़ेंगे आगे बिजोलिया अभिलेख। कोई लोड नहीं लेना अपने, जितनी चीजें एक बार याद होती करनी है, आगे बिजोलिया अभिलेख पढ़ेंगे तब इसकी और चीजें पढ़ेंगे। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सांबर। ही बिल्ट लेक सांबर। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का। ठीक है, तो वासुदेव के बारे में 3 बात हुई। पहली बात है कि वो चौहान राज्य का संस्थापक। कहां पे स्थापना की उसने? सांबर। तो 2 चीज आई, एक तो आई कि स्थापना कब की थी और हमें कहां से पता चलता है। तो स्थापना कब की थी? 551। पता कहां से चलता है? प्रबंध कोश। ये बुक किसकी है? राज। तो मैं कहता हूं ये 551 में स्थापना की, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये कि कौन सी किताब में है? प्रबंध कोश में। किसकी किताब है ना। आजकल हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आने बंद ही हो गए कि वासुदेव ने स्थापना कब की थी। वो खुद ही लिख देगा 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान राज्य की स्थापना की थी। वह चौहान राज्य का सांबर में संस्थापक था। ये जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है ना। क्वेश्चन हिस्ट्री का है, उसने पूछा लिटरेचर है, उसने किताब का नाम पूछा। हिस्ट्री तो उसने दे दी, खुद नहीं लिख दी। तो आजकल ये डायरेक्ट सन के क्वेश्चन आने बंद ही हो गए। मैं शायद परसों ही आपको बता रहा था, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आजकल बंद है, कब और कहां। ये कब हुआ था और ये चीज कहां पर थी, ये कोई सवाल नहीं आते आजकल। सवाल हिस्ट्री से जो भी सवाल है वो सारे कल्चरल है। उधर देखो 4 बातें लिखी थी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजस्व। वो जो सांस्कृतिक वाला है वो हिस्ट्री है, बाकी हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं बचा। मेरा तो कई बार जी में करता है कि इनको पढ़ना बंद किया जाए। क्यों पढ़े हम ये सीधी सीधी बातें, जब कल्चर ही पूछी जाएगी सीधी। पर फिर लगता है कि बिना इसको पढ़े कल्चर समझ में नहीं आती। मैं भी आपको सीधा सीधा कहूंगी, राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश याद कर लो, चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो याद कर लो, तो याद नहीं होती इतनी किताबें। अब मेरा बताया चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो में हम आधा घंटा खा गए थे, इधर उधर की बातें की थी उसकी, तो किताब याद होगी इस बहाने। उससे संबंधित कोई बात पूछेंगे तो अपना सवाल गलत नहीं, बस इतनी सी बात है इसमें। अगला राजा लिखो, गुवक प्रथम, गुवक फर्स्ट। एक तो एक राजा लिखने के बाद जब भी दूसरा राजा लिखे, बीच में कम से कम 4 लाइनें होनी चाहिए।
चार चार लाइनें छोड़ के लिखे। नोट्स कभी भी यूं एकदम भरे भरे से नहीं होने चाहिए, नोट्स हमेशा खुले खुले होने चाहिए। जहां तक हो सके नोट्स हमेशा ऐसी कॉपी में बनाए जाए जिनमें लाइंस नहीं होती, विदाउट लाइन वाली कॉपी में बनाए जाए। अब की बार जो बना लिए कोई नहीं, आगे से जो रजिस्टर लगाओ अपने वो ध्यान रखना, इस एक पन्ने में ले दे के 12 लाइन होनी चाहिए, तब तो नोट्स बनाते हो। आप एक पन्ने में लाइनें लिखते हो 33, फिर घर पे जाके लेंस लगा के देखते हो क्या लिख लाया मैं। नोट्स इतने खुले खुले होने चाहिए कि दूर कॉपी पड़ी रहे अपने को दिखे कि ये चीजें लिखी हुई, उसमें काम की चीजें उनके नीचे अंडरलाइन हो अपने, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहती है। वरना वो किताब की तरह लिख लेते हो, फिर तो बुक में ही लिखा हुआ है, फिर इसमें आप वाले मेरे उसमें क्या अंतर रह जाएगा। नोट्स अपने हाथ से लिखे होते हैं तो बिखरे बिखरे से होने चाहिए, और हर राजा के बाद 3-4 लाइनें होनी चाहिए। एक तो खुले खुले से रहेंगे, एक कल को कोई और नई जानकारी आपको मिले, लिखने की कोई जगह तो, या मैं लिखवा दूं कभी कि यार एक बात ये और लिख लेना, तो कोई जगह होगी तो लिख पाएंगे उसके अंदर। तो अगला राजा कौन है, सुनना। देखो पहले क्या हुआ करता, राजाओं के राज्य में क्या होता भाई, एक कोई राजा शक्तिशाली होते। जैसे ये जिस टाइम की अपने बात कर रहे हैं, इस टाइम में अपने राजस्थान में सबसे शक्तिशाली राजा थे, तो वो थे प्रतिहार। शक्तिशाली राजा कौन थे, प्रतिहारों की उन दिनों में राजधानी हुआ करती भीनमाल। राजधानी कौन सी है, भीनमाल, मतलब जालोर। जालोर में एक जगह पड़ती है भीनमाल, ये प्रतिहारों की राजधानी है, ये अपने राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजा है। अब अपने राजस्थान में मान लो एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सांभर। क्या नाम है, और यहां पर कौन राज करने लगे, चौहान। पर ज्यादा ताकतवर कौन है, तो ये प्रतिहार इनको कहेंगे कि तुम हमें टैक्स दो। जो भी बाकी कमजोर राजा होंगे वो उस ताकतवर को क्या देंगे, तो वो जो जो उस बड़े राजा को टैक्स दिया करते थे उनको बोलते सामंत। क्या बोलते, फ्यूडल लॉर्ड। कि एक राजा है और बाकी जो उस राजा को टैक्स चुकाते हैं वो उसके क्या है, सामंत। तो यहां पे दूसरे जो भी कोई छोटे मोटे और हैं वो सारे इन प्रतिहारों को क्या देते हैं, इन प्रतिहारों को टैक्स देते हैं वो। तो यहाँ अपने सांबर के अंदर कौन है, चौहान। चौहान किसको टैक्स देते हैं, प्रतिहारों को। प्रतिहार कहां पे, बीनमाल। तो ये चौहान जो है प्रतिहारों के क्या हो गए, सामंत हो गए। अच्छा, केवल टैक्स नहीं देना है, जब भी इस राजा की कहीं लड़ाई होगी तो आपको लड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा। सामंत जो होंगे वो उस राजा को टैक्स तो देंगे, उस राजा की जब भी लड़ाई होगी तब उसकी तरफ से लड़ने के लिए भी जाएंगे। आप ये मान लो कि जो प्रतिहार है वो प्रधानमंत्री है, जो चौहान है वो मुख्यमंत्री है। बात समझ में, ये अपने अपने राज्य लिए बैठे, ये केंद्र की सत्ता संभाल रहा है। एक आदमी के पास केंद्र की सत्ता है, बाकियों के पास किसकी सत्ता है, राज्य। इस समय जो प्रतिहारों का राजा था इसका नाम था नागभट्ट सेकंड। क्या नाम था, किसका राजा, नागभट्ट सेकंड। प्रतिहारों की राजधानी कहां है, अच्छा, और चौहानों की क्षेत्र कौन सा है, सांबर। और इनका राजा कौन है, गुवक। तो गुवक को किसको टैक्स देना पड़ेगा, नागभट्ट को। गुवक को किसकी तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, नागभट्ट। तो गुवक बेचारा 2-3 लड़ाइयों में नागभट्ट की तरफ से लड़ने के लिए गया, तो नागभट्ट ने उसको उपाधि दी वीर। क्या उपाधि दी, यार तू तो वीर आदमी है और तू मेरे को जिता के लाया यार, तू नहीं होता इस बार तो पार ही नहीं पड़ती, तू गजब का आदमी। तो गुवक को लगा कि अच्छा मैं जिता के लाया, मतलब मैं नहीं होता तुम्हारी पार नहीं पड़ती, तो फिर तुम कमजोर ही हो उसका मतलब, फिर तुम्हें टैक्स किस बात का दे रहे हैं। और गुवक ने नागभट्ट को कहा भाई साहब आज के बाद हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, आज के बाद हम तुम्हारे सामंत नहीं। नागभट्ट ने कहा मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या। उसने कहा आजाद है हम, आज के बाद हमारा और तुम्हारा आपस में कोई भी लेना देना, ना तो तुम्हारी तरफ से सेना लेके आएंगे, ना तुम्हें हम किसी भी प्रकार का टैक्स। नागभट्ट ने कहा नहीं यार समझ में नहीं आई पूरी बात क्या कहना चाहता। उसने कहा नजदीक आ, मैं जो बोल रहा हूं इसका मतलब है तलाक तलाक तलाक, तुम तुम्हारे राम हम। तो पहला स्वतंत्र चौहान राजा कोई था तो वो कौन था। तो जब हम कहते हैं कि पहला स्वतंत्र चौहान राजा था, इसका मतलब पहले किसी ना किसी के अधीन थे। तो पहले किसके अधीन थे, किसके अधीन थे, और ये प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे। वह पहला चौहान राजा जिसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ये कौन से प्रतिहार के टाइम की बात है, उस प्रतिहार ने चौहान राजा को क्या उपाधि दी थी, बात समझ। लिखो देखो, चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। अर्लियर चौहान्स वर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ प्रतिहार्स। चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। लाइन चेंज कर लिखो, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने, प्रतिहार किंग नागभट्ट सेकंड, प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। गेव टाइटल ऑफ वीर टू गुवक फर्स्ट। गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी थी। फिर लाइन चेंज करके लिखो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन
इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड सुपरमेसी ऑफ प्रतिहार्स, ही डिनाइड सुपरमेसी ऑफ प्रतिहार्स, इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड सुपरमेसी ऑफ प्रतिहार्स, इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया था। ही डिनाइड सुपरमेसी ऑफ प्रतिहार्स। अगली लाइन स्टार लगा के लिखना आपने, काम की लाइन वो एक ही है। अतः यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। सो ही वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। अतः यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। सो ही वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। अतः यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। सो ही वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान किंग। अतः यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था। अब कोई पूछे चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? गुवक। तो भाई पहले किसके अधीन थे? कि प्रतिहार। कौन से प्रतिहार के टाइम तक गुवक था? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने इसको क्या उपाधि दी थी? वीर। लेकिन बाद में इसने प्रतिहारों की अधीनता मानने से, इसका मतलब उनको टैक्स देना बंद कर दिया। और तुम्हारी तरफ से अब हम लड़ने के लिए बाध्यता नहीं। एक तो बाध्यता है ना, बाउंड हो कि आपको आना ही पड़ेगा। एक हमारी मर्जी होगी तो आ जाएंगे, हमें लगेगा दोस्त है साथ देना तो आ जाएंगे। अब बराबर का रिश्ता है, 4% की भागीदारी है अपनी। पुष्पा देखी कि नहीं देखी? देखी थी। हाँ, तो पुष्पा के अंदर वो पूछता है कोंडा रेड्डी उससे कि पुष्पा कितना लेगा तुम? तो उसने कहा 1 करोड़ पे 5 लाख दे दूं तेरे को। उसने कहा नहीं, मैं 4% लूंगा, लेकिन पार्टनर बनूंगा इसमें। तो अब बस वो 4% ले रहा था। अब पुष्पा था, अब गुवक ने कहा मैं झुकेगा नहीं, अब तुम्हें टैक्स नहीं दे। चलो अगला राजा लिखो। इसके बाद चंदन राज। चंदन राज अगला राजा कौन है? अच्छा, चंदन राज के बारे में ज्यादा बातें नहीं। चंदन राज की एक रानी भी थी, उस रानी का नाम है आत्मप्रभा। क्या नाम है रानी का? भगवान शिव की भक्त थी। शिव जी को बोलते हैं रुद्र, तो इसका नाम था रुद्राणी। 2 नाम है इसके, या तो इसको आत्मप्रभा कहते हैं या इसका एक और नाम क्या है? क्या नाम दोबारा बताओ देखिए? आत्मप्रभा या रुद्राणी। किसकी रानी है? ये पुष्कर झील में कहते भगवान शिव की पूजा करती थी। डेली 1000 दीपक जला के, कहते डेली 1000 दीपक जलाती, पुष्कर झील के अंदर तेरा दिया करती, और भगवान शिव को बम बम बोले वहां पर तपस्या किया करती। तो कौन सी झील में? कितने दीपक जलाकर? किसकी पूजा करती? शिव जी की भक्त। और क्या करती? और योगा करती थी। अपने टाइम की लेडी रामदेव थी, योगा में एक्सपर्ट थी, योग क्रिया में निपुण महिला थी। तो पूछे कौन सी चौहान रानी योग में निपुण थी? तो कौन सी चौहान रानी थी? कौन सी थी? आत्मप्रभा। कौन से भगवान की भक्त थी? चौहान सारे शिव जी की भक्ति थे। बेसिकली जो चौहान थे कौन से भगवान के भक्त थे? पर अपने यहाँ ये थोड़ा सा टॉलरेंस हमेशा थी, सेकुलरिज्म ही था अपना। ये शिव जी को मानता है तो उसका मतलब ये नहीं भाई केवल शिव जी को मानूंगा और किसी को मानूंगा नहीं। अपने विष्णु को भी मान लेते हैं, बालाजी को भी मान लेते हैं, गणेश जी को भी मान लेते हैं। ये एक भारत की परंपरा ही है। अपने यहाँ पे हीनोथिज्म है, एक थ्योरी है फिलोसॉफी की, हीनोथिज्म। क्या थ्योरी है? जिस समय जिस भगवान को मानते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जिस समय जिस भगवान को मानते हैं उसको, उस समय बाकियों को भूल जाते हैं। दूसरे दिन जब दूसरे को मानते हैं तो पहले वाले को भूल जाते हैं। मंगलवार को सब कुछ हनुमान जी है ना, बुधवार को हनुमान जी का नाम नहीं। 12 घंटे में भूल गए यार आप। कल शाम तक हनुमान जी कर रहे थे, लेकिन बुधवार को पूरी तरीके से कौन है? गणेश। शुक्रवार को पूरी तरीके से संतोषी माता। शनिवार को पूरी तरीके से शनि महाराज, है ना, अलग अलग देवता। सोमवार को पूरी तरीके से शिव जी। हीनोथिज्म क्या उदाहरण है? जिस समय जिस देवता को माना जाता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाकी देवता के बाद थोड़े समय के लिए पीछे चले जाते हैं। बाद में जिस देवता को आगे लाया जाता है तो पहले वाला देवता पीछे चला जाता है। तो चौहान बेसिकली जो भक्त थे वो किसके भक्त थे? शिव जी। लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि भाई केवल शिव जी के भक्त है तो बाकी किसी को मानेंगे नहीं। विष्णु के भी मंदिर बना लिए, माता जी के भी बना लिए, गणेश जी की भी पूजा कर ली, पर बड़े तौर पर किसको माना करते थे? ये अपने उत्तर भारत में इस प्रकार की चीजें ज्यादा देखने को मिलती। साउथ इंडिया में विभाजन बड़ा क्लियर था। साउथ इंडिया में जो शिव जी के भक्त में वो शिव जी के हुए, और जो विष्णु के हुए वो विष्णु। वहां उन्होंने बाकायदा नाम ही निकाल लिया कि जो शिव जी के भक्त है नयनार, जो विष्णु के भक्त है आलवार। तो वहां आलवार और नयनार अलग अलग हुए। अपने ऐसा कुछ ही नहीं था। अपने यहाँ मोकटेरियन थे अपने सारे, कि आज मैं आलवार हूं, कल मैं नयनार हूं, परसों और यार हो जाऊंगा मैं कुछ। तो अपने ऐसा कुछ ही नहीं था, पर बेसिकली शिव जी के भक्त थे। रानी कौन सी झील में पूजा करती है? कितने दीपक जला के? लिखो रानी आत्मप्रभा, पहले लिखो खाली रानी बराबर आत्मप्रभा। संगम। संगम मीणा है अपनी क्लास में कोई? ऑफिस में क्या नाम लिखा रानी का? अब इस रानी के नाम के नीचे तीर लगा के लिखो आत्मप्रभा कोष्टम रुद्राणी, दोनों लिख लेना। आत्मप्रभा कोष्टम लिख लो, रुद्राणी। रानी बराबर आत्मप्रभा कोष्टम रुद्राणी, लिख लिया? अब इसी के नीचे तीर लगा के लिखो। यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी।
She used to worship Lord Shiva in Lake Pushkar by lighting 1000 lamps. यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी. She used to worship Lord Shiva in Lake Pushkar by lighting 1000 lamps. यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी. She used to worship Lord Shiva in Lake Pushkar by lighting 1000 lamps. एक लाइन और लिखो, लाइन चेंज करके लिखो. यह योग क्रिया में निपुण थी. She was an expert in yoga. यह योग क्रिया में निपुण थी. She was an expert in yoga practice. यह योग क्रिया में निपुण थी. निपुण तो समझते हो ना, एक्सपर्ट. She was an expert in yoga practice. योग क्रिया में निपुण थी. और देखो इस बात के निहितार्थ दूसरे हैं कि जब एक तो सिंपल बात है, अपने से कोई क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भाई कौन सी रानी भगवान शिव की पूजा पुष्कर झील के पास में किया करती थी, तो कौन सी रानी है? आत्म, है ना. या योग क्रिया में निपुण कौन सी एक चौहान रानी थी? आत्मप्रभा. या आत्मप्रभा किसकी रानी है? चंदन राज. पर हम कहते हैं कि चौहानों का उत्पत्ति स्थल सांबर है. कौन सा है? रानी पूजा कौन सी झील के पास कर रही है? इसका मतलब चौहानों का साम्राज्य विस्तार हो गया. अब उनका क्षेत्र सांबर से लेके पुष्कर, अब वो पुष्कर के आसपास तक पहुंच गए हैं. पुष्कर के आसपास तक पहुंच गए, तभी तो एक रानी पुष्कर में पूजा कर पा रही. भाई ये तो है नहीं कि रहती सांबर में, पर उसने सुबह सुबह उठते मैं पुष्कर जाऊंगी आज, और डेली जाके वहां पुष्कर जाए, पूजा करे, शाम को वापस आए, अगले दिन सुबह वापस रवाना हो. ये तो नहीं किया जा सकता ना. इसका मतलब पहले वो कभी सांबर के आसपास में, लेकिन अब बढ़ते 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 वो कहां तक पहुंच गए? भले मूल राजधानी उधर रही हो, लेकिन अब वो पुष्कर के आसपास तक आ गए. इसलिए उनकी एक रानी पुष्कर के आसपास रहती होगी, उसका महल होगा, वहां पे कुछ ना कुछ निवास होगा. इसलिए पुष्कर झील में किसकी पूजा करती है? भगवान शिव की. कितने दीपक जला के? पहले बड़ी बात. अगला राजा लिखो इसके बाद. देखो वाकपति राज. वाकपति राज क्या नाम अगले राजा का? वाकपति राज. वाकपति राज के लिए कहते हैं कि इसने 108 युद्ध जीते थे. कितने युद्ध जीते थे? कुछ सिंपल पूछ ले, 108 युद्धों का विजेता कौन था? तो कौन था? लिख लो. यह 108 युद्धों का विजेता था. ही वॉज विक्टर ऑफ 108 बैटल्स. यह 108 युद्धों का विजेता था. ही वॉज विक्टर ऑफ 108 बैटल्स. कितने युद्धों का विजेता था? सुनो देखो, कई बार है ना, यूं सोचते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि यार अपने जो राजा महाराजा थे उन्होंने यहाँ पे शासन स्थापित किया. मतलब जैसे जैसलमेर है ना, और जैसलमेर में एक राज्य स्थापित हुआ, तो मुझे लगता है जैसलमेर का राजा क्या टैक्स लेता होगा? कहां से लेता होगा टैक्स? कि खेती से टैक्स लेता होगा? तो वो तो आज भी नहीं होती वहां, तो तब तो एकदम भी नहीं होती होगी. आज के 1000 साल पहले तो वहां की कंडीशन कितनी एडवर्स रही होगी. तो किस बात का टैक्स? इकोनॉमी में 2-3 सेक्टर होते हैं, या तो एग्रीकल्चर से टैक्स ले लो आप, या इंडस्ट्री से टैक्स ले लो, या व्यापार से टैक्स ले लो. एग्रीकल्चर जब आज ही नहीं होती है तो पहले तो और भी बुरी हालत में होती होगी. तो एग्रीकल्चर का टैक्स तो ज्यादा आता नहीं होगा. उद्योग अपने थे नहीं. उद्योग किस चीज के थे अपने? उद्योग तो अपने पूरे भारत में बहुत बाद के अंदर लागू हुए, और अपने राजस्थान में तो और उद्योग नहीं थे. फिर टैक्स किस बात का था आपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर? तो अपने कहते अपने इन पश्चिमी राजस्थान वाले राज्यों का एक बड़ा टैक्स व्यापार था. क्या था? तो फिर अपने को लगता है कि यार व्यापार अपने किसका करते थे? जब अपने खेती नहीं होती, जब अपना उद्योग ही नहीं है, तो अपने व्यापार किस चीज का हुआ करता था? अपने व्यापार ये था कि पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है सिंध. कौन सी जगह? बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था, है ना. इसलिए आज भी सिंधी सारे बिजनेस ही करते हैं. सिंध में रहने वाले लोग कौन हुए? सिंधी. और आप देख लेना सारे सिंधी बिजनेस में नहीं मिलेंगे. बोले दुकान खोल के बैठा है सिंधी, न तो करे खेती न करे नौकरी. उनके बाई ब्लड जेनेटिकली है कि यार अपने कोई बिजनेस ही करना है. सिंध से सामान भेजना है आगरा. कहां भेजना है? अपने बीच में थे. बिना हमें क्रॉस किए तुम इधर से उधर सामान नहीं भेज सकते. इधर ईरान साइड में आगे, मध्य एशिया की तरफ, यहां से सामान आए दिल्ली, हम बीच में हैं. आप इधर से उधर जाओगे तो हमें टैक्स देके जाओगे. दिल्ली से सामान जाएगा गुजरात, दिल्ली से सामान जाएगा मालवा. हमारी लोकेशन बड़ी शानदार थी. हम ट्रेड रूट के ऊपर थे. किसके ऊपर थे? तो ट्रेड रूट. तो हमने और तरीका निकाला. हमने इस सिंध वाले को कहा कि तू दिल्ली क्यों जाए, आगरा क्यों जाए, तू यहां आ जा, हमें दे जा, आगे हम पहुंचा दें. इसको कहा तू इधर दे जा, हम आगे. हम मीडिएटर थे. हम क्या थे? आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसलमेर सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था. यदि जैसलमेर के राजा ने उस बियावान रेगिस्तान के जंगल में किला बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया होगा. वहीं क्यों है वो किला? क्योंकि रूट है वो, इधर से उधर जाएगा और टैक्स देके जाएगा. इसलिए जैसलमेर वह राज्य था जिसको सबसे अधिक टैक्स मिलता था पार करवाने का.
इधर से उधर पार करवाएंगे, उधर से इधर पार करवाएंगे। इसका सबसे अधिक टैक्स यदि कोई स्टेट लिया करता, कौन लिया करता? ऐसे अपना और बड़ा व्यापारिक केंद्र होता पाली। पाली बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो पाली में अपने एक जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी जगह? अच्छा, जहां पर व्यापार ज्यादा, इसका मतलब पैसे ज्यादा, और जहां पैसे ज्यादा होंगे वहां लूटमार ज्यादा। भाई लूटमार किसके घर में होगी? जिसके कुछ हो। किसी का हो ही नहीं उसके तो क्या ही लूटमार हो बाद में। मुझे याद है एक बार दिलीप सर के घर में चोरी हो गई थी। सर के घर में चोरी हुई तो काफी पहले की बात है, 2011-12, हम तब पढ़ा करते थे। तो सर क्लास में आए, हम क्लास में बैठे, सर आए खुश होते हुए आए सर, और सर ने कहा आज तुम्हें मिठाई खिलाऊं मैं सबको। तो हमें हाँ सर खिलाओ खिलाओ। किस बात की मिठाई? सर गाड़ी ले ली क्या? सर घर ले लिया क्या? सर ने कहा नहीं नहीं, मेरे घर में चोरी हुई है। तो फिर मिठाई किस बात की? ये संकेत है कि मैं अमीर हो रहा हूं अब, इसलिए मेरे, और पूरे कोचिंग को मिठाई बांटी गई। अब सारे टावर की मिठाई किस बात की? सर के घर चोरी हो गई, मिठाई खा लो, सर के घर क्या? सर कह रहे हम अमीर हो गया। तो वाकई सही बात है। फिर वो सर ही एग्जाम्पल दिया करते हैं दूसरा, कि हॉस्टलों के अंदर जब रहते तो हॉस्टल के रूम के कभी ताला नहीं लगाते, और अरे भाई का रूम खुला है, कोई आ सकता है कोई जा सकता है, ताला नहीं है। तो वार्डन साहब ने बुलाया कि इधर आ, ताला लगाएगा रूम के। तो सर ताला किस बात का है? अपना रूम हमेशा खुला रहता है। उसने कहा मुझे पता है तेरे पास कुछ नहीं है 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा, ये पंखा तो है हॉस्टल वालों का, अपने तो नंगे हैं पर पंखा उतार ले जाएगा कोई, तुम्हें तो पता है अपने तो कोई क्या चोरी कर लेगा। तो जब कुछ नहीं था तब ताले भी नहीं लगाने पड़ते थे, कुछ होता है वहीं चोरियां होती है। तो यहाँ नाडोल के आसपास में लूटपाट ज्यादा थी। तो व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, दुकान हमेशा वहां होगी जहां पर क्या होगी? सुरक्षा। यदि कहीं पे सुरक्षा नहीं है तो कोई भी दुकानदार अपनी दुकान नहीं खोले। वो नाडोल वाले बेचारे परेशान थे। तो नाडोल वाले जो व्यापारी थे वो इसके पास आए। किसके पास में? कहां का राजा? ये सांबर का। और इसको आके उन्होंने कहा कि वाकपति राज, हम नाडोल रहते हैं, व्यापार करते हैं वहां पे। उसने कहा मुझे पता है यार, तुम्हारी साइड बिजनेस ठीक चलता है, कैसे चल रही है दुकानदारी तुम्हारी? उनका यार खाक चल रही है, कोई लुटेरा आके यार थप्पड़ मार के ले जाता है, हम यार कैसे सेफ्टी करें खुद की? एक काम कर यार, तू तेरा एक बंदा हमारे साथ भेज दे, वो हमारी रक्षा कर देगा, हम उसको टैक्स दे देंगे। पहले राजा के 2 ही काम होते थे, वो आपकी रक्षा करेगा, आप उसको क्या दोगे? टैक्स। और कौन से जीएसटी लगाने थे? शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना था। सिंपल सी बात है कि आपका जीवन बचा रहे, इसके बदले में मैं आपकी तरफ से लड़ाई करने का काम कर लूंगा। वाकपति राज ने कहा ठीक। वाकपति राज ने अपना जो बेटा भेजा इनके साथ, उस बेटे का नाम था लक्ष्मण राज। क्या नाम था? तो नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना कौन करता है? वो किसका बेटा है? कल मैं आपको बता रहा था कि सांबर से एक ब्रांच नाडोल चली गई थी, बताया था, वो ब्रांच यही है। आई बात समझो? लिखो इसका बेटा लक्ष्मण राज, इसके बेटे लक्ष्मण राज, इसके बेटे लक्ष्मण राज, हितसन लक्ष्मण राज, इसके बेटे लक्ष्मण राज, हितसन लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की। अगला राजा लिखो, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। अगला राजा कौन है? विग्रहराज सेकंड। एक तो ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर हमने लगाए हैं। कई बार कोई स्टूडेंट समझते हैं कि ये राजा के नाम के आगे लगे भी आते थे, वो बात है छोटी क्लासों में अपने करते थे। ये क्लास के अंदर अजय नाम के 3 लड़के हैं, फिर सर कहते हैं अजय फर्स्ट, अजय सेकंड, अजय थर्ड, ताकि अपने को पता रहे कि ये जो नंबर आए फर्स्ट रैंक पर कौन सा अजय, लास्ट वाला कौन सा अजय, वरना लास्ट वाला अजय कहेगा फर्स्ट रैंक का ये मैं हूं। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं। तो ये विग्रहराज नाम के कई राजा हो गए। तो हमने जब हिस्ट्री लिखी तो हमने कहा एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है, एक फोर्थ है। फिर दूसरा स्टूडेंट ये कहता है कि सर जब आपने फर्स्ट पढ़ाया नहीं तो सेकंड कैसे पढ़ा दिया डायरेक्ट? तो फर्स्ट में लक्षण नहीं है। आई बात समझ में? हम केवल वो राजा पढ़ते हैं जिनके बारे में बातें पूछी जा सकती है, जिनके बारे में नहीं पूछी जा सकती उन राजाओं के बारे में हम पढ़ते नहीं। तो राजा कौन है? इस टाइम गुजरात में कौन सा वंश था? कल अपने बात कर रहे थे चालुक्य। कौन सा वंश था? चल। और चालुक्यों का एक राजा हुआ मूलराज फर्स्ट। कौन राजा हुआ? कौन से वंश का राजा? कहां का राजा? और अपने सांबर का चौहान राजा कौन है? विग्रहराज। और विग्रहराज सेकंड के और इस मूलराज फर्स्ट के बीच में युद्ध होता है और अपने वाला विग्रहराज सेकंड जीत जाता है। विग्रहराज सेकंड जीतता है। जीतने के बाद में गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है भरूच। कौन सी जगह? भरूच नाम की जगह गुजरात में। वहां पर इसने अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया। और चौहानों की जो कुलदेवी है वो है आशापुरा माता। कौन है? प्रत्येक जो वंश होता है उस वंश की एक देवी होती है, वंश को कुल भी बोलते हैं, इसलिए उस देवी को क्या बोलने लग जाते हैं अपने? कुलदेवी। और चौहानों की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या? इनका मंदिर कौन बनवाता है? विग्रहराज। कहां पे बनवाता है? गुजरात के कौन से राजा को हरा के बनाता है? लिखो, इसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। इसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट।
गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट। लाइन चेंज करके लिखो और अगली लाइन काम के स्टार लगा के लिखो। इसने भरूच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। भरूच गुजरात में जगह पड़ती। ही बिल्ट टेंपल ऑफ हिज क्लैन डेटी आशापुरा माता एट भरूच। ही बिल्ट टेंपल ऑफ हिज क्लैन डेटी आशापुरा माता एट भरूच। इसने भरूच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट टेंपल ऑफ हिज क्लैन डेटी आशापुरा माता एट भरूच। इसने भरूच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट टेंपल ऑफ हिज क्लैन डेटी आशापुरा माता एट भरूच। भरूच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसने? विग्रह से। याद रहेगी बात। इस माने अपने आशापुरा माता के नीचे अंडरलाइन कर लो। काम की बात ये, कोई ये पूछेगा चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है चौहानों कुल देवी, और उनका गुजरात में मंदिर कहां पर है, वो कौन सा राजा बना के आया? विग्रह सेकंड। गुजरात के कौन से राजा को हरा के? अगला अपना राजा लिख लो, गोविंद थर्ड। अगला राजा कौन है? गोविंद थर्ड के बारे में अपने को दो जगह से जानकारियां मिलती है। एक तो एक मुस्लिम इतिहासकार हुआ जिसका नाम है फरिश्ता। मुस्लिम इतिहासकार जिसका नाम क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। इसने किताब लिखी थी, किताब का नाम था तारीख फरिश्ता। क्या नाम था? तारीख का मतलब होता है इतिहास। तारीख का मतलब क्या होता है? तो तारीख फरिश्ता क्या हो गया? फरिश्ता का इतिहास। तो इतिहास जो फरिश्ता ने लिखा उस किताब का नाम क्या हो गया? तारीख फरिश्ता। मुस्लिम इतिहासकार है। ये ऐसा लिखता है कि इस समय गजनी की तरफ से अटैक हो रहे थे। कहां से अटैक हो रहे थे? गजनी अफगानिस्तान में एक जगह है। गजनी कहां पर पड़ता है? मुसलमानों का मुख्य केंद्र इन दिनों यदि कोई बना हुआ था तो वो कौन सा था? गजनी। गजनी वाले मुसलमान अब गुजरात पर कब्जा करना चाहते। कहां पर कब्जा करना चाहते? क्योंकि अपने इधर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक पैसे वाली जगह गुजरात थी। कारण वही, गुजरात के पास में अरब सागर है, और जिनके पास में समुद्र होता है उनका व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा होता है। जिनके पास में समुद्र होता है उनका व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा होता है। अपने पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र उन दिनों हुआ करता सूरत। पश्चिम भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत है? विशाल डेलू है अपनी क्लास में कोई? आज के पेरेंट्स में फीस जमा करवाने आ रहे हैं क्या? कॉलेज में प्रैक्टिकल है विशाल तेरा? है तो फिर इधर क्यों आया? तो आज फिर प्रैक्टिकल दे के आता। अच्छा, तो गजनी उधर से मुख्य अड्डा बना और गजनी वाले लोग अपने इधर अटैक करने के लिए आते हैं। अटैक करने के लिए कहां पर आना उनको? कब्जा कहां पे करना उनको? गुजरात। और कब्जे से भी ज्यादा उनको लूटमार करनी है गुजरात में। क्यों करनी है? क्योंकि गुजरात एक व्यापारिक केंद्र है अपना। गुजरात में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत। तो देख लो, सूरत आज भी बिजनेस का सेंटर है ना? कि आज भी सूरत के लोग हैं जो सारे व्यापारी मिलेंगे आपको। अपने इधर के लोग भी ज्यादातर कोई दुकानदारी करने, नौकरियां करने जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? सूरत। इवन अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत लगाई। अंग्रेज जब अपने देश में पहली फैक्ट्री कहां पर खोलते हैं? आगे सूरत। क्योंकि व्यापारिक केंद्र ही कौन सा था? सूरत व्यापारिक केंद्र। इसलिए गजनी वालों को लगता है कि अपने कहां पर कब्जा कर ले? इधर गुजरात पे कब्जा कर ले। पर गजनी मतलब अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इंडिया आने का रूट क्या होता है? अफगानिस्तान से घुसो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से घुसो अपने वाले पंजाब में, अपने वाले पंजाब से घुसो गंगानगर मानगढ़ में, फिर अपना ये राजस्थान क्रॉस करते हुए ये जाओ। ये रूट लिया करते थे। अब ये रूट लेंगे तो बीच में सांबर आएगा। सांबर आएगा तो सांबर का राजा कौन है? इसने वो गजनी का जो भी आक्रमण हुआ था उस टाइम में, उस गजनी वाले राजा को पीट पाट के निकाल दिया। गजनी वाले राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। क्या पार नहीं करने दिया? ये फरिश्ता की साफ साफ लाइन है कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। तो फिर मारवाड़ क्रॉस करके जा कहां रहा है? वो कहां जा रहा था? वो गुजरात। तो कोई पूछेगा कि कौन से एक सांबर के राजा ने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस करने से रोक दिया था, या मारवाड़ में रोक दिया था? वो राजा कौन है? लिखो। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियन फरिश्ता, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियन फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He didn't permit Ghaznich king to cross मारवाड़। इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He didn't permit Ghaznich king to cross मारवाड़। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He didn't permit Ghaznich king to cross मारवाड़। गजनी के राजा क्या नहीं पार करने दिया? एक जो कल अपने किताब पढ़ रहे थे, पृथ्वीराज विजय, बता रहा था मैं आपको। तो पृथ्वीराज विजय में चौहानों का इतिहास है, जिसमें चौहानों को क्या बताया गया? तो इस किताब में गोविंद का जहां जिक्र किया गया, वहां गोविंद की एक उपाधि लिखी गई है। वो उपाधि है वेरी घट। सुनना पहले बातें, बाद में लिखेंगे। क्या उपाधि लिखी हुई है?
तो सिंपल सा मीनिंग है। वेरी का मतलब होता है दुश्मन। वेरी का मतलब क्या होता है? वो बेरी है, बेरी। दुश्मन बोलते हैं बेरी है, कि वो उसका बेरी है, दुश्मन है, शत्रु है। घट का मतलब होता है मारने वाला, दुश्मनों को घाट उतारने वाला। तो वेरी घट का मतलब है शत्रुओं का संहार करने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। तो दुश्मनों को मारने वाले राजा क्या बोला करते थे? ऐसा हमारे कौन से चौहान राजा को बोला गया? गोविंद थर्ड को। ऐसा कौन सी किताब में बोला गया? अब 3 सवाल। कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा की उपाधि वेरी घट थी? गोविंद थर्ड। यह उपाधि हमें कौन सी पुस्तक में मिलती है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में गोविंद थर्ड की उपाधि क्या है? आगे बात सुन, लिखो उपाधि बराबर वेरी घट। ऊपर टाइटल, टाइटल बराबर वेरी घट। पहले इतना लिखो केवल, उपाधि बराबर वेरी घट। टाइटल, 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 TITLE, टाइटल। कहां सोच में घुस पड़ गई तुम? बराबर लिखो वेरी घट। तुम टावरों को सुबह सुबह आती है नींद, चाहे भाई पी क्या करो। और कोष्टक में लिखो इसके पृथ्वीराज विजय के अनुसार। ऐसी बंद करवा दे, ऐसी बंद नहीं होगा। तुम जगह चेंज कर सकती हो, ये साइबेरिया बना हुआ रहेगा ऐसे कैसे? राजस्थान का आदमी यूं गर्मी में जो साल जिए ही है। कोष्टक लिखो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। कैसे तुम बीमार हो जाओगे? अरे नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। ऐसी कहां पड़े हैं? हम तो नए नए आए थे तो यूं ATM में खड़े रहते 20-20 मिनट। अगले कहते तू रुपए निकाल, अगले कहते भाई साहब निकाल, नहीं तू निकाल ले। फिर मुझे किसी ने बताया कि तू इतना ज्यादा मत खड़ा रहा कर ATM। क्यों? कि शकल देख के लगता नहीं है तुम विद्यार्थी टाइप का। किसी को लगेगा तू लूट मार करने आया ATM की, रेकी कर रहा है, कौन कितने रुपए निकाल रहा है, कल लूट लूंगा इन सबको। तू करिए ऐसे, ठंड लगती। उपाधि कौन सी है? वेरी गुड। कौन सी किताब में? तो पृथ्वीराज विजय में उपाधि क्या दी गई उसकी? वेरी गुड। और एक ऊपर वाली बात की, फरिश्ता क्या कहता है कि उसने मारवाड़ के, सॉरी गजनी के राजा को मारवाड़ पार। अगला राजा लिखो, अजय राज। अगला राजा कौन है? अच्छा, अब देखो सांबर से विस्तार होता होता पुष्कर आ गया था, अभी पढ़ा था हमने। इसीलिए पुष्कर के अंदर एक रानी है जो 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती है, आत्मप्रभाया रुद्र। अब जब इधर साम्राज्य विस्तार करते करते और आगे की तरफ आए, और 1113 में इस अजय राज ने एक नया शहर बसा दिया, अजमेर। कौन सा शहर बसा दिया? सुनना देखो मेरी बात। वास्तव में इस शहर का नाम था अजय मेरू। क्या नाम था? मेरू का मतलब था पहाड़। मेरू का मतलब क्या था? अजय ने पहाड़ पे एक शहर बसाया, अजय ने मेरू पे शहर बसाया, इसलिए नाम क्या था? अजय मेरू। अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू करते करते हम इसको कहां पे लेके आ गए? और न केवल शहर बसाया बल्कि किला बनवाया। क्या बनवाया? यहां पे किले हमेशा आक्रमणों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, कि जब भी आक्रमण हो जाएगा तो आक्रमण को रोकेंगे कैसे? बंकर होते हैं, बंकर, फौजियों के बंकर, वैसे बड़े बंकर थे और कुछ नहीं थे। ऊंचे पहाड़ पे किले बनाए जाए ताकि जल्दी से दुश्मन जो है वो किले को तोड़ नहीं सके, और इतने बड़े बड़े किले बनाए जाए कि बाहर की पब्लिक को भी किलों के अंदर शिफ्ट किया जा सके। इसलिए अपने ज्यादातर किलों के अंदर पब्लिक के रहने की जगह है। आप चित्तौड़ का किला देखने जाएंगे, उसमें खेती होती है, कि कोई बड़ा अटैक वगैरह होगा तो अपने अंदर आराम से रहेंगे ताकि पब्लिक को किसी भी प्रकार का जल्दी से कोई नुकसान नहीं। आई बात समझ? तो अजमेर की स्थापना किसने की, कब की, और यहां पे किसका निर्माण करवाया? किला बनवाया। क्या बनवाया? यहां पे किला। लिखो 1113 ईस्वी में, इन 1113 AD, 1113 ईस्वी में, इन 1113 AD इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। इसने अजमेर की स्थापना की तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। किसका निर्माण करवाया? किला। अब वो गजनी की तरफ से लगातार अटैक होते जा रहे थे, फिर कोई गजनी की तरफ से अटैक हुआ, इस बार इसने हरा के भेज दिया। और अपनी किताबों में क्या है, सीधी सीधी बात नहीं लिखी आती कि इसने गजनी के राजा को हरा दिया था। अपने पृथ्वीराज विजयन जो किताब है इनके अंदर लिखा हुआ है कि इसने गर्जन मतंगों को हराया। किसको हराया? फिर कोई यूं पढ़े तो उसको लगेगा गर्जन मतंग का मतलब क्या होता है? तो गर्जन का मतलब गजनी की तरफ से, मतंग का मतलब होता है हाथी। मतंग का मतलब क्या है? गजनी की तरफ से हाथी जैसा बड़ा अटैक हुआ, गर्जना करते हुए हाथी उधर से, उनको रोकने वाला यदि हमारा कोई राजा तो कौन है? तो फिर अपने को इन कहानियों में से हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। अपने कहते हैं गर्जन मतंग, इसका मतलब गजनी की तरफ से अटैक हुआ और उसको हमारे किसी राजा ने रोका। तो किसने रोका? तो कभी को सिंपल पूछे कि कौन से चौहान राजा ने गर्जन मतंगों को हरा दिया था? किसने हरा दिया था? गर्जन मतंग का मतलब क्या है? गर्जन मतंग का मतलब क्या है? गजनी का आक्रमण। क्या मतलब है? गजनी का आक्रमण। लिखो, इसने गर्जन मतंगों को हराया था। ही डिफीटेड गर्जन मतंग्स। इसने गर्जन मतंगों को हराया था। मतंग का मतलब क्या होता है? हाथी। इसने गर्जन मतंगों को हराया था। तो बड़ा अटैक हुआ होगा।
ही डिफीटेड गर्दन मतंग्स, इसने गर्दन मतंगों को हराया था। किसको हराया बताओ, देखिए क्वेश्चन लिख लो, गजनी का आक्रमण, गजनी जटेक, ताकि याद रहेगा कि गजनी का आक्रमण, गजनी की तरफ से कोई आक्रमण हुआ है। हम आगे बिजोलिया वाला अभिलेख पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। बिजोलिया में एक मंदिर था पार्श्वनाथ, कौन सा मंदिर था? जैनों का मंदिर था ना, आगे पढ़ लेंगे, अपने रहने देना, यहां पे कुछ भी लिखने। इस पार्श्वनाथ मंदिर में इसने सोने का कलश चढ़ाया था। एक कलश तो समझते हो ना, पानी रखने का जो बर्तन होता है मंदिर में, उसको क्या बोलते हैं? कलश। ये गया होगा मंदिर में, ये गया तो इसने कहा भाई मंदिर में चढ़ा दिया जाए, अपने कलश चढ़ा, मेरी तरफ से क्या, वह राजा की तरफ से कलश चढ़ा दो। तो राजा कलश चढ़ाए तो साधारण तो क्यों चढ़ाए, फिर किसका चढ़ाए? लिखो, इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड, ऑफर किया इसने, ही ऑफर्ड गोल्डन पॉट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश भेंट किया था, सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड गोल्डन पॉट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। हम पढ़ लेंगे आगे पार्श्वनाथ मंदिर कब, कहां, कैसे, एक बार केवल लाइन याद रखो। पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड गोल्डन पॉट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ जैनों का मंदिर है। किसका मंदिर है? इसका मतलब राजा सेक्युलर है, राजा हिंदू है, लेकिन जैनों के मंदिर में भी जाता है, और केवल जाता नहीं है, वहां पे सोने का कलश चढ़ा था। और जैनों के बारे में गजब बातें जानता था। जैनों में दो संप्रदाय है, एक संप्रदाय का नाम है दिगंबर, कौन सा है? और एक होता है श्वेतांबर। कौन कौन से दो है बताओ देखिए? दिगंबर और श्वेतांबर, दो अलग अलग संप्रदाय बन गए ना। अच्छा, एक कोई धर्म होता है, एक कोई भी संप्रदाय होता है, उसके दो टुकड़े हो गए, दो शाखाएं बन गई। भाई जैनों की दो शाखाएं होगी। क्यों बनती है शाखाएं? जब किसी भी चीज को लेके कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई अपने में से, कुछ लोग कहते हैं सर ये है बात, और कुछ कहते हैं ये दूसरी बात, सर हम इसको नहीं मानते, इसको मानते, तो अपने में दो शाखाएं बन गई। एक बात को मानने वाले, दूसरे दूसरी बात को। कुछ कहेगा हमें सुबह पढ़ना, कुछ कहे हमें शाम को पढ़ना, दो संप्रदाय हो गए ना। एक सुबह वालों का संप्रदाय, एक शाम वालों का। तो वैसे वैसे एक संप्रदाय था दिगंबर और एक क्या था? श्वेता। और इनके बीच में बाद में छोटी छोटी बातों को लेके वो चलता ही रहता। दिगंबर कहते हमारी बात, हमारी वाली बात से, श्वेतांबर कहते हमारी वाली बात से। तो इनके बीच में डिबेट होती रहती। विद्वान लोगों के बीच में जब डिबेट होती है उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। विद्वान लोगों के बीच में जब डिबेट होती है क्या बोलते हैं? विद्वानों का वाद विवाद क्या कहलाता है? शास्त्र प्लस अर्थ। शास्त्र के अर्थ को लेकर विवाद होता है उनमें। शास्त्र एक कोई किताब है, रामायण है, रामायण में कोई लाइन लिखी हुई है, अब कुछ लोग है इसका अर्थ यह है, कुछ लोग है इसका अर्थ ये, इसको क्या बोलते हैं? तो विद्वान लोग जब भी आपस में वाद विवाद करते हैं, आपस में जब भी डिबेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूर्ख जब करते हैं उसको बोलते हैं बहस। मूर्ख जब करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसलिए संसद में बहस होती है। आपने कभी नहीं पढ़ा कि संसद में आज शास्त्रार्थ हुआ, क्योंकि वहां कोई शास्त्र जानता ही नहीं है, वो बहस ही कर सकते हैं, वहां बहस होती है। अब शास्त्रार्थ हुआ, मान लो आप में दो बच्चों में किसी एक लाइन को लेके हो जाए, और आप कहोगे नहीं सर ने ये जो लिखा इसका मतलब ये, और कोई दूसरा कहे सर ने ये जो लिखा इसका मतलब ये, तो आप दोनों में फैसला होना चाहिए। तो या तो आप अपने साथ को तीसरा साथी आपका इंटेलिजेंट है, उसको कहोगे तू बताया, मैं तो सर्वल लाइन को ये मान रहा हूं, ये सर्वल लाइन को ये मान रहा है, तो वो आपका अध्यक्ष हो गया। या आप कहोगे सर से ही पूछ लेते हैं, तो मैं आपका अध्यक्ष हो गया। तो जब दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, तो साहब अपने को कौन फाइनल डिसीजन कौन लेगा, ये सही है या ये सही है? अच्छा, फाइनल डिसीजन लेने वाला आदमी इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी तो फैसला कर पाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे वो तो करना नहीं है कि भाई कौन सा हो जाएगा। तो शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजय राज करता है। कौन करता है? अजय राज। कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, और जैनिज्म के बारे में कितना जानता होगा, कि जैनों ने आगे कहा था कि सर हमारे इस बात को लेकर डाउट है, आप दूर करो। और इसने बताया कि जैनों इधर आओ, मैं बताता हूं तुम कहा किस बात के लड़ रहे हो, उसका अर्थ क्या होता है। तो कौन से चौहान राजा ने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? कौन राजा था? याद रहेगी बात, लिखो। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। He became chairperson in debate between दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। He became chairperson in debate between दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। He became chairperson in debate between दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। तो आप आज के बाद में जब भी किसी बात को लेके यूं डिबेट करो, तो उसको ये नहीं कहोगे कि आजा बहस कर रहे हैं। क्या करेंगे? तो शाम को डेली अपने दोस्त को कहा करोगे आ जाओ कुछ समय के लिए अपने शास्त्रार्थ करते हैं। एक दूसरे से सवाल पूछा कीजिए। चीजें याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एक दूसरे से पूछना। इसलिए वो जो कहते हैं कि ग्रुप स्टडी की जानी चाहिए, है ना, तो वो ग्रुप स्टडी का मतलब यही होना चाहिए वास्तव में, कि 2-3 लोगों का एक ग्रुप हो। ज्यादा लोगों का तो जैसे ग्रुप होगा बंटा दार हो जाएगा, इसलिए करी मत लेना आपने। 1-2 लोग हो, आपका रूममेट हो, ये भी नहीं कि भाई जो जिससे अपने को सवाल पूछने हैं वो अपने से यूं 10 गली दूर रहता है,
फिर डेली आधा घंटा उसके पास जाते हैं, आधा घंटा उसके पास आते हैं ना। कोशिश कीजिए आपका रूममेट ही हो जिससे आप ये बातें कर सको, और उससे उसको कहोगे बस शाम को अपने आज जो पढ़ा था तू पढ़ ले, मैं पढ़ लेता हूं, अब शाम को अपने 6 से 7, 6 से 6:30, आधे घंटे, 15 मिनट, घंटे पर हम पूछेंगे एक दूसरे से। और ज्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि आप उसको रजिस्टर दो, और रजिस्टर देखो मैं बोल रहा हूं, तू देख कहां कहां गलतियां करता हूं। और देख मेरे रजिस्टर में पहली लाइन में लिखा हुआ है जेम्सटोड, फिर आगे उसके लिखा हुआ है वो स्कॉटलैंड का निवासी था, राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था, राजस्थान के इतिहास का जनक था, गुरु यति ज्ञानचंद्र है, राजस्थान शब्द या राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अब बता कोई लाइन चूक गया तो पहली बात आप करने की आवश्यकता नहीं, जहां चूकोगे वो खुद कहेगा आ ही नहीं रहा पूरा, तो आपका दोस्त कभी नहीं चाहेगा आपको पूरा आ जाए, है ना, तो वो तो चाहेगा कहां गलती कर रहे हो आप, है ना। ऑफ भी नहीं लगाता, ऑफ नहीं है वैसा, घर तो जाएगा, मेंस में नंबर कैसे मिलेंगे, फ्री में तो आ जाएगा आपके। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सुनाने का, तो सुनाने वाली हैबिट डालिए, किसी दूसरे को सुनाइए, फिर आपकी चीजें स्थायी याद रहेगी। वरना थोड़े दिनों बाद में फिर आप वैसे करोगे कि सर आगे आगे तो याद करते हैं, पीछे पीछे स्वाभाविक सी बात है भूलोगे। किसी आदमी का दिमाग कंप्यूटर थोड़ी हो सकता है कि सेव हो गया जाके, इतनी सारी चीजें दिमाग में जो भूल जाता है, जबकि बार बार यदि रिवीजन होता है तो चीजों को बंदा भूलता नहीं, और सुनाई हुई चीज तो मरे नहीं भूलता। और उसमें भी मैं कहता हूं कि वो चीज जो सुनाते टाइम अपने को याद नहीं आई, कि मान लो टोड सुनाए, टोड में फिर आपको गुरु का नाम याद नहीं आया, और उसने मजे लिए बात है, उसने कहा यही पूछा हुआ सवाल, एक बार यही आया था जेम्स टोड के गुरु कौन थे, बाकी सब सर ने कहा था, बाकी सब बकवास है, ये गुरु वाला नाम इंपॉर्टेंट है। और आपको लगा यार गुरु वाला नाम क्या है, इस बार आपने वापस याद किया, उसने बताया यति ज्ञानचंद्र, आपने कहा यति ज्ञानचंद्र, फिर आप दिमाग उठाया ज्ञान देने वाला गुरु है तो ज्ञानचंद्र है, ज्ञानचंद्र है, आपने याद कर लिया। अगली बार जब कभी उसको जेम्स टोड सुनाने के लिए आप जाओगे, आप बोले आज सुना रहा हूं, तब सबसे पहले आप कहोगे गुरु यति ज्ञानचंद्र है क्योंकि आपका दिमाग डाउट में रहता है कि ये भूलूंगा। अगली बार हो सकता है आप ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया भूल जाओ, लेकिन गुरु यति ज्ञानचंद्र आप कभी भी नहीं। तो इसलिए आप दोस्तों के बीच में क्या होना चाहिए, शास्त्रार्थ। और एक कोशिश करना, आपका रूममेट आपके जिले का नहीं होना चाहिए, ये ना यहां आके भी अपने जिले वालों को लेके बैठे रहते हो यार, फिर वो अपनी अपनी भाषा में बात करते रहते हो। कोशिश की जाए गंगानगर वाले का रूममेट झालावाड़ का हो, और बांसवाड़ा वाले का रूममेट जैसलमेर का हो, ताकि जानो तो सही। आप खूब सारी चीजें तो यूं ही सीख जाओगे राजस्थान जीके की। वरना फिर मैं बांसवाड़ा के किसी गांव का नाम बताता हूं, फिर पश्चिमी राजस्थान वालों को लगता है कि बांसवाड़ा यूपी में है एमपी में है, कहां पड़ता है ये बांसवाड़ा, अपना उधर से कोई लेना देना होता नहीं है। इसलिए सोगन है यदि अपने जिले वाले को रूममेट बना लिया तो अपने जिले वाला को भाग्य यहां से, तेरे इतने दिन मुंह देखा ही था, अब तेरा ही मुंह देखना पड़ेगा वापस आगे, अब नए नए लोग दोस्त बनाऊंगा मैं। अच्छा, अजय राज ने क्या क्या किया, एक शहर बसाया, शहर कौन सा है, अजमेर। अजमेर में क्या बना दिया, किला, एक मंदिर को सुवर्ण कलश भेंट करके आया। फिर उसने और क्या किया, दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में शास्त्रार्थ की। तो इसकी एक रानी थी सोमल देवी, रानी कौन थी, सोमल देवी, या उसी का एक नाम और मिलता है अपने को, सोमलेखा। क्या नाम मिलता है, तो बोले सोमलेखा कर दो, या उसी को क्या कर दो, उसने कहा होगा ये क्या तरीका है, बाहर भटकते रहते हो खर्चे करते करते, कभी कलश भेंट करके आ गए, मेरे लिए पैसे कहां से ला के दोगे। तो राजा ने कहा क्या पैसे पैसे करती है तो इसने सिक्के चलाए चांदी और तांबे के, किसके सिक्के चलाए, और उन सब पे सोमल देवी का नाम लिखवा दिया। तो तुम क्या याद रखेगी, सब सिक्कों पे तेरा ही तेरा नाम है चारों तरफ। तो कौन से चौहान राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चला दिए थे, अजयराज ने। कौन सी रानी के नाम के, सोमल देवी या सोमलेख। कौन सी धातु के सिक्के थे वो, चांदी और तांबे। किसके सिक्के थे, चांदी। लिखो अपनी रानी सोमल देवी के नाम से, कोष्टक में सोमलेखा लिखना, अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। He circulated silver and copper coins. He circulated silver and copper coins with his queen name सोमल देवी। इसने अपनी रानी सोमल देवी के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। He circulated silver and copper coins with his queen name सोमल देवी। कोष्टक में सोमलेखा लिख लेना, अपनी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। He circulated silver and copper coins with his queen name सोमल देवी या सोमलेखा, है ना। इसके स्टार लगाओ, मतलब महिलाओं की बातें आती है तो हिस्ट्री में ज्यादा पूछी जाती है इस प्रकार की बातें, तो कौन सी रानी के नाम के सिक्के थे, तो कौन सी रानी के नाम के सिक्के थे। अजय राज सियाना आदमी था, जैसे बुढ़ापा आया इसको पता चल गया अब राज अपने से नहीं होगा, इसने अपने बेटे को कहा तू राजा बन जा। बेटे का नाम था अरुणोराज। क्या नाम था बेटे का, अरुणोराज नाम करके इसका बेटा था। इसको तू राजा बन जा, डैडी आप, इतने मैं सन्यासी बनूंगा। सन्यासी बन गया। कौन सा एक चौहान राजा अपने अंतिम समय में सन्यासी बन जाता है, पुष्कर अपने तीर्थ स्थान था, पुष्कर चला गया, तो जाके राम 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 करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, राज जितने दिन करना था कर लिया आपने, तो अपने बेटे को राजा बना के खुद क्या बन जाता है, सन्यासी। लिखो इसने अपने बेटे अरुणोराज को राजा बनाया। ही कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज। इसने अपने बेटे अरुणोराज को राजा बनाया। ही कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज। इसने अपने बेटे अरुणोराज को राजा बनाया। ही कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज, तथा सन्यासी बन गया एंड बिकेम ए सेंट। तथा सन्यासी बन गया एंड बिकेम ए सेंट।
खुद क्या बन जाता है? सन्यासी बन जाता है। कौन बन गया सन्यासी? है ना, अजयराज। तो कौन सा एक चौहान राजा अंतिम समय में सन्यासी बन जाता है? अजयराज। किसको राजा बना के? ये भी ना, ये भारतीय परंपरा थी। भारतीय परंपरा ये कहती है कि भाई अंतिम समय में आप सन्यास धारण करो। क्या धारण करो? आपने ऐसा माना जाता था कि एक आदमी अपने जीवन में 100 साल जीता है। एक आदमी अपने जीवन में कितने साल जीता है? ऐसा माना जाता था। जीता ये जरूरी नहीं है। हमने माना था कि एक व्यक्ति का जीवन कितने साल का है? 100 साल का हो सकता है। मर जाए 60 में, मर जाए 70 में, 80 में, 90 में, कितने में है, पर हम मानते थे कि वो रेंज कितनी हो सकती है? 100 साल। इसलिए देखो, आज दिन तक गांव में जब किसी की डेथ होती है, और भले ही उनकी डेथ 60 साल में भी हो, भले ही उनकी 70 में भी हो, भले ही उनकी 80 में भी हो, आज भी कहते हैं 100 बरस पूरा कर लिया। किसी को फोन भी करते हैं तो बाद में कहते हैं भाई वो हमारे परिवार में ऐसे हो गया, उनके 100 बरस पूरे हो गए। तो हम मानते हैं कि जीवन कितने साल का होता है। तो हमारी भारतीय परंपरा ने कहा कि जीवन यदि आपका 100 साल का, तो उसको 4 भागों में बांट लिया जाए। कितने भागों में बांट लो? और 25 साल की उम्र तक आप केवल पढ़ाई करेंगे। 25 साल की उम्र तक केवल, बाकी गतिविधियों में आपका कोई भी ध्यान है, सोशल मीडिया नहीं चलाओ, ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं बनाओ, इधर उधर की मटर गश्ती नहीं करोगे, केवल और केवल क्या करोगे? पढ़ाई। संयमित जीवन जियोगे। कैसा जीवन जियोगे? संयमित जीवन का मतलब है आपके जीवन में अधिकता नहीं होनी चाहिए लग्जरी की। ज्यादा जीवन में लग्जरी नहीं होनी चाहिए। जितने कम के अंदर चलाया जा सके जीवन, उस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, तब पढ़ाई होगी। अधिक आक्रामकता, अधिक सुविधाएं व्यक्ति की आक्रामकता को कम करती है। अधिक सुविधाएं व्यक्ति की आक्रामकता को, इसलिए कहा गया कि पढ़ाई घर पे रह के ना की जाए, हॉस्टल जाया जाए। गुरुकुल, जिनको आज आप पीजी हॉस्टल बोलते हो, उस टाइम वो क्या हुआ करते? गुरुकुल। तो घर में पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि घर में सुविधाएं मिलेगी। वहां पे जाके रहेगा तो एक रूम में 4, एक रूम में 3 रहोगे ना, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तब पता चलेगा पढ़ाई क्या होती है क्या नहीं होती। 25 तक पढ़ पढ़ और पढ़। पढ़ाई करेगा नौकरी लगेगी, पढ़ाई करेगा तो कमाने लायक होगा। तो 25 साल का होने के बाद जब तुम कमाने लायक हो गया, जब तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तो ब्याह कर। गृहस्थ आश्रम। कौन से आश्रम में आ जा? 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के अंदर आ जा। शादी कर, संतान उत्पन्न कर, अपने घर परिवार के लिए जितना कुछ कर सकता है वो सारा कर। जो तेरे कर्तव्य है वो सारे कर। मम्मी पापा की सेवा करनी है, अपने परिवार के लिए रुपए कमाने हैं, कोई रिश्तेदारों के लिए कोई काम करना है, वो जितना कर सकता है वो सारा घर परिवार के लिए जो करना वो किया जाए। अब तू हो गया 50 साल का, 50 का हो गया, तब तक तेरा बेटा 25 का होने वाला। यदि 25 साल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया तो अब अगला बेटा आने वाला। इसलिए अब घर छोड़, घर की जो भी टेंशन है वो छोड़ दे, अब समाज के लिए काम कर। किसके लिए काम कर? वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ आश्रम। अब घर की टेंशन तेरे बच्चे को दे, तेरा बच्चा संभालेगा, घर की चाबियां उसको दे दे। तू वानप्रस्थ आश्रम मतलब समाज के लिए काम कर। तू एजुकेशन के बारे में लोगों को बता, गांव में क्या अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में बता, सोसाइटी में क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में बता। तेरे 50 साल के क्या एक्सपीरियंस थे, क्या तेरी कमियां रही थी, किन चीजें अच्छी बातें रही थी, कहां सुधार किया जा सकता था, ये आगे आने वाली पीढ़ी को बता। और तेरी जरूरतों को कम कर, जरूरतों को, क्योंकि तेरे बेटे का परिवार बढ़ेगा, इसलिए संसाधन उधर लगने चाहिए, तेरी तरफ संसाधन नहीं लगे। इसलिए रोटी भी कम खा, अनाज उधर चाहिए। और वास्तव में हम इस चीज को वैसे लेते हैं, बाकी ये था कि ढलती उम्र के अंदर कम खा ताकि पेट के लिए ठीक है। डॉक्टर आज भी तो कहता है बुढ़ापा आ गया रोटियां कम खाओ वरना वैसे पेट खराब रहेगा बार बार आपका। अब तू 75 का हो गया, पहली बात तो 75 का होते होते मर जाएगा, पक्का मर जाएगा। फिर भी नहीं मरे तो छोड़, सन्यासी बने। क्या बने? पहले तू पढ़ाई कर, घर में रह, समाज में रह। अब भी यदि नहीं मरा है तो क्या बन जा? सन्यासी वह होता है जो एक जगह पे 3 दिन भी नहीं रहता, एक जगह पे। अब देशाटन कर, तू क्या कर? अटन। अटन का मतलब होता है यात्रा। अटन का मतलब क्या होता है? देशों की यात्रा कर, एक जगह से दूसरी जगह जा। तूने 75 साल में जो कुछ सीखा है इसके बारे में लोगों को बता, तेरे एक्सपीरियंस बता। इसलिए सन्यासियों की हमारे समाज में बहुत इज्जत थी और हम मानते थे कि सन्यासियों के पास में ज्ञान का भंडार है, इन्होंने बहुत कुछ सीख रखा है, अब ये लोगों को बताएंगे। 75 साल के कम ही लोग हुआ करते थे, पहले मरमुरा जाया करते थे, इतनी बीमारियां हुआ करती तो जल्दी मर जाते, है ना। ये बड़ी अलग सी भ्रांति है कि पहले लोग ज्यादा जीते थे अब कम जीते हैं। अब ज्यादा जीते हैं, औसत आयु बढ़ी है अब, पहले औसत आयु नहीं थी कुछ भी। फिर कहते नहीं वो एक फलान जी 100 साल जिए थे, एक जिए थे इसलिए आपको याद है। यदि सारे जिए होते तो वो नाम याद नहीं होते आपको। पहले तो मतलब आदमी की उम्र किसी टाइम तो 40 की रही होगी मुझे लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ गया 50, फिर अब जाके 60-65 के आसपास तक पहुंची है। औसत आयु कम ही हुआ करती थी, बीमारियां वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करती लोगों के अंदर। तो यदि कोई बच गया, स्वस्थ जीवन जिया, तो तू बाकी लोगों को बताया स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है। इसलिए संन्यास को अच्छा माना जाता था, इसलिए अजय राज ने संन्यास धारण किया और अपने बेटे को चाबियां सौंप दी। ये इंटेलिजेंस भी है कि यदि आप अगली पीढ़ी को नहीं सौंपोगे तो फिर आपकी पीढ़ी में उस पीढ़ी के अंदर क्लेश होगा, घर में लड़ाइयां होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम सौंप दो, टाबरों को तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आज भी घरों में जो डोकरे टाबरों को चाबियां सौंप देते हैं उनकी तो होती है इज्जत, उनको तो टाबर टाइम टू टाइम पूछते और रहते हैं
कई डोकरे होते हैं खोड़ले, चारपाई पे जब तक पड़े रहेंगे तब तक अपने पास में सब कुछ रखेंगे, उनके घर में उनके बच्चे ही मानना नहीं बंद करते हैं। ये कि महिलाओं के बारे में, कई महिलाएं सयानी होती है, जैसे अपने लड़कों के ब्याह हुए बीरनी करते, बीरनी थे जानो थारो काम जाने, घी ढुलाए तो थारो, रखो तो थारो। कई डोकरियां सभी यहां बांध बांध के घूमती रहती है, बाद में उनको बाद में बीरनी है, थोड़े दिन में उनकी बातें माननी बंद कर देती है। तो उन्हें सीखना चाहिए यहां से कि अजय राज ने राज छोड़ा और अपने बेटे को कहा कि तू राजा बन। बेटा कौन है? अगला लिखो तो अरुणराज। कौन अगला राजा? अब राजधानी कौन सी बनी हुई इनकी? अजमेर। अजमेर की स्थापना होगी तो कहां पर आ गए लोग? अजमेर। अजमेर रहते हैं। गजनी की तरफ से फिर बड़ा अटैक हुआ, गजनी से लगातार अटैक हो रहे। देखो मैं कल आपको बता रहा था कि एक ऋषि यही तो कह रहा है अटैक हो रहे, रक्षा करो। तो चौहान रक्षा कर रहे हैं ना, गोविंद थर्ड ने मारवाड़ को क्रॉस नहीं करने दिया गजनी के राजा को, अजय राज ने गर्दन मातंगों को हराया। इस बार गजनी की तरफ से फिर बड़ा अटैक हुआ। अच्छा, गजनी की तरफ से जो अटैक करने आते थे ये थे तुर्क। कौन सी जनजाति के लोग थे? तुर्क। इस बार तुर्कों का भयंकर अटैक हुआ, तुर्क अजमेर के पास ही पहुंच गए। अजमेर आपकी मूल राजधानी है। सेनापतियों ने कहा साहब पास आ गए, ये नागौर क्रॉस कर गए, नागौर पे कब्जा कर लिया इन लोगों ने, नागौर पे कब्जा करने के बाद अजमेर आ रहे हैं। उसने कहा पास आने दो और नजदीक आने दो। उधर तुर्कों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, राजा डरा हुआ, इसलिए लड़ाई करने के लिए भी नहीं आ रहा। इसने एकदम जब अजमेर के पास आ गए तब इसने भयंकरी सेना उतारी, अपने सारे तुर्कों को मार दिया, एक को जिंदा नहीं छोड़ा। जितनी सेना आई थी पूरी की पूरी खत्म कर दी। इसलिए जिस जगह पे लड़ाई हुई वहां पर इतना खून बिखरा, इतना ज्यादा खून बिखरा कि जमीन पूरी लाल लाल हो गई। तो किसी ने कहा जमीन दूषित हो गई इन मल्लेच्छों के खून से और ये जमीन और पूरी खराब हो गई। इसने कहा खोद दो ये जमीन। वहां जमीन खोद के झील बना दी आना सागर। कौन सी झील बना दी? अरुणराज का घर का नाम था आनाजी। आनाजी ने झील बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया? कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सी झील उस जगह पे बनी है जहां पर युद्ध हुआ था? बात समझे? युद्ध स्थल पर यदि कोई झील खोदी गई वो झील कौन सी है? कौन से राजा ने किसको हरा के? बोले बड़ी बात देखो, इसने तुर्कों को हराया, ही डिफीटेड टर्क्स। इसने तुर्कों को हराया, ही डिफीटेड टर्क्स, तथा युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवाया एंड बिल्ट लेक आना सागर ऑन बैटलफील्ड। तथा युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवाया एंड बिल्ट लेक आना सागर ऑन बैटलफील्ड। युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवाया एंड बिल्ट लेक आना सागर ऑन बैटलफील्ड। युद्ध स्थल पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, बिल्ट लेक आना सागर ऑन बैटलफील्ड। किसने? अरुणराज। फिर इसकी मालवा के एक राजा के साथ लड़ाई हुई। मालवा का राजा था नरवर्मन। कौन राजा था? ये उसको भी हरा देता। लिख लो, इसने मालवा के नरवर्मन को हराया। He defeated नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया। He defeated नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने मालवा के नरवर्मन, इसके स्टार लगाना एक सवाल था एक बार, किसने मालवा के कौन से राजा को हराया था? तो कौन से राजा को हराया था? नरवर्मन। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया। मालवा मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है मालवा। इसी टाइम गुजरात में एक राजा हुआ करता, गुजरात में चालुक्य थे, चालुक्यों का एक राजा हुआ करता जय सिंह सिद्धराज। क्या नाम बताओ देखे? जय सिंह सिद्धराज। ये इसको भी हरा देता है, इसने कईयों को टिकाया था। देखो इसने गुजरात के जय सिंह सिद्धराज को हराया। He defeated जय सिंह सिद्धराज ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के जय सिंह सिद्धराज को हराया। He defeated जय सिंह सिद्धराज ऑफ गुजरात। गुजरात के जय सिंह सिद्धराज को हराया। गुजरात के कौन से राजा को हराया? गजनी की तरफ से तो तुर्कों को हराया, और वहां पर झील कौन सी बना दी? आना सागर। मालवा कौन से राजा को हरा दिया? नरवर्मन। गुजरात के कौन से राजा को हरा दिया? जय सिंह सिद्धराज। तो जय सिंह सिद्धराज जब हार गया तो जय सिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी की शादी की इससे। पहले जब राजा यूं लड़ाइयां बड़ाइयां होती, उनके अंदर यदि कोई बड़ी लड़ाई के बाद में हार जीत हो जाती तो बाद में संधियां करते शादी ब्याह कर लेते, ताकि एक बार लड़ाई खत्म हो जाए, जैसे तैसे करके लड़ाई खत्म हो जाए। तो जय सिंह सिद्धराज की राजकुमारी थी कांचन देवी। क्या नाम था? तो इसने इसकी शादी किसके साथ कर दी गई? अरुणराज के साथ कर दी गई। लिख लो, जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अरुणराज से किया। जय सिंह सिद्धराज मैरिड हिज प्रिंसेस कांचन देवी टू अरुणराज। जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह अरुणराज से किया। जय सिंह सिद्धराज मैरिड हिज प्रिंसेस कांचन देवी टू जय सिंह सिद्धराज, सॉरी टू अरुणराज। कांचन देवी का विवाह अरुणराज से किया। कुल मिला के अपने सिंपल सी लाइन ये याद रखनी कि अरुणराज की एक रानी का नाम क्या है? कांचन देवी। और वो कहां की राजकुमारी है? गुजरात की। गुजरात के कौन से राजा की? अच्छा, जय सिंह सिद्धराज के बेटा कोई था ही नहीं, तो जय सिंह सिद्धराज जब मरा तो गुजरात में एक दूसरा लड़के को राजा बनाया गया, चालुक्यों में से किसी दूसरे को राजा बनाया गया, कुमारपाल। कौन राजा बना? कुमारपाल को लगाया। ये अजमेर वाला अरुणराज ठीक शक्तिशाली होता जा रहा है।
कभी तुर्कों को हरा देता है, कभी मालवा वालों को हरा दिया, अभी तो हम गुजरात वालों को टिका दिया था। इस बार कुमारपाल ने टिका अरुणराज को हराया। सबके दिन आते हैं, इतने दिन अरुणराज जीत रहा था, इस बार अरुणराज हरा। किससे हारा? देखो, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने, कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने, कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात, गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने अरुणराज को हराया। डिफीटेड अरुणराज, अरुणराज को हराया। डिफीटेड अरुणराज। तो तीन को तो ये हराता है, तुर्कों को हराता है, मालवा के नरवर्मन को हराता है, और गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराता है। एक से हार जाता है। किससे हार जाता है? ये तो इसकी पॉलिटिकल बातें हैं। कैसी बातें हैं इसकी? पॉलिटिकल। कल्चरल चीजें भी होती है। तो इसने अपने पुष्कर के अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, वराह मंदिर। कौन सा मंदिर बना? वराह कौन से भगवान के अवतार? भगवान विष्णु। क्या हो रहा? थोड़ा हिलाइए, सही आ रही है वो। देखो, इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। वराह कौन से भगवान कहते हैं? विष्णु भगवान। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट वराह टेम्पल एट पुष्कर। पुष्कर में कैसे मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर। वराह का मतलब ऐसे था सुअर। भगवान विष्णु का वराह अवतार है। कहते हैं एक बार सृष्टि पे जल प्रलय हो रही थी, पूरी सृष्टि जल में डूबने जा रही थी। उस समय भगवान विष्णु वराह अवतार रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी को अपनी हथेली पे उठा लेते हैं और पृथ्वी को जल प्रलय से बचाते हैं। तो पृथ्वी को जल प्रलय से बचाने के लिए, पृथ्वी को अपने हथेली पे उठाने के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार धारण किया था, अवतार कौन सा है? और वराह भगवान का मंदिर कहां पर बनवाया इसने? पुष्कर। कहां पे बनवाया? पुष्कर। याद रखना, आगे पूछूंगा मैं इस बात को, आगे हम पढ़ेंगे कि मुगल बादशाह हुआ जहांगीर। मुगल बादशाह कौन हुआ? जहांगीर। यहां पुष्कर आता है तो जहांगीर अपनी बुक में लिखता है कि मैं पुष्कर गया, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सही बात है, पुष्कर अपना बड़ा तीर्थ स्थान। मैं वहां हिंदुओं के एक मंदिर में गया जिसमें भगवान की शकल सुअर जैसी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वो मंदिर तोड़ दिया। जहांगीर एग्जैक्टली अपनी जीवनी में साफ साफ लाइन लिखता है कि तोड़ा उसको, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो मैं तोड़ सकता हूं। तो कौन से मंदिर को तोड़ के गया? तो वहां मैं जहांगीर पढ़ाऊंगा तो वापस पूछूंगा कि कौन से वराह मंदिर को तोड़ने की बात कर रहा है। याद रहेगी बात? पुष्कर। ये मंदिर बनवाया किसने था? वही अपने यहाँ के राजा टॉलरेंट है इस मामले में। और जैनों में एक और कोई शाखा होती है, खरतरगच्छ। ये दिगंबरों की कोई एक शाखा होती है। कौन सी है? खरतरगच्छ। और इस शाखा के लोग आए इसके पास और आगे कहा गया राजा हमें थोड़ी जमीन चाहिए यार, हमारे आश्रम वाश्रम बनवाने। तो इसने कहा ले लो जमीन की तो कोई बात ही नहीं। तो इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को जमीन दी थी। कौन से संप्रदाय को जमीन दी? लिख लो। खरतरगच्छ जैन होते हैं, कोष्टक में जैन लिख लेना आपने। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। भूमि अनुदान समझते हो ना? अनुदान मतलब दान देना, वही। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था। ही डोनेटेड लैंड टू खरतरगच्छ सेक्ट। खरतरगच्छ संप्रदाय क्या दिया था? भूमि। खरतरगच्छ कौन से धर्म की शाखा है? जैन। इसका मतलब जैनों के साथ भी कोई भेदभाव। चौहान भक्त किसके होते हैं? शिव जी के। मंदिर किसका बना है? विष्णु का। जमीन दान में किसको दे? जैनों। और जैनों के विद्वान रहते थे इसके दरबार में। लिख लो, हेडिंग डालो, जैन विद्वान, जैन स्कॉलर्स। इसी में इसके दरबार में कौन कौन जैन विद्वान थे ये लिख लो अगली लाइन में, जैन स्कॉलर्स। दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम है देवबोध, एक बंदे का नाम है धर्म घोष। कौन कौन दो बंदे हैं बोलो देखिए? देवबोध और धर्म घोष। कोई सिंपल पूछेगा देवबोध तथा धर्म घोष नामक जैन विद्वान कौन से राजा के दरबार में रहते थे? अरुणराज ने जैनों के कौन से संप्रदाय को भूमि अनुदान दिया था? अरुणराज ने पुष्कर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? अरुणराज ने अजमेर में कौन सी झील का निर्माण करवाया? कौन झील का? और इसके पिताजी बहुत सियाणे थे, अजय राज। उन्होंने अपने लास्ट टाइम में अरुणराज को राजा बनाया, खुद क्या बन गए? सन्यास। ये उतना सियाना था नहीं, ये गद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसका एक बेटा था जगदेव। कौन था बेटा? जगदेव को जगदेव के दोस्त पूछते रहते कि जगदेव तू राजा कब बनेगा? उसने कहा पापा मरते ही बन जाऊंगा। दोस्तों ने कहा कि यार तेरे पापा हमें लगे नहीं जल्दी से मरेंगे, जिम ज्वाइन कर रखी है, सुबह से हम दोनों टाइम जाते हैं, फिट बंदा है, कैसे मरेगा? तो एक दिन जगदेव ने मार दिया। अरुणराज की हत्या कौन कर देता? उसका बेटा। तो उसने कहा ऐसे तो ना बूढ़ा मरदा थे ना मंजा छड़दा, ना तो मरेगा ना चारपाई छोड़ेगा, अपने ही मार देते हैं। तो अरुणराज की हत्या किसने कर दी थी? अरुणराज की हत्या उसके बेटे जगदेव द्वारा कर दी गई थी। अरुणराज वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन जगदेव।
अरुणराज की हत्या उसके बेटे जगदेव द्वारा कर दी गई थी। अरुणराज वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन जगदेव। अरुणराज की हत्या उसके बेटे जगदेव द्वारा कर दी गई थी। अरुणराज वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन जगदेव। अरुणराज की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? अब मैं बेटा इसका बेटा है, अरुणराज का बेटा है। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, जैसा जैसा बना रहा हूं उतार लो, याद नहीं करना कुछ भी, उतार लो, मैं समझाऊंगा क्यों बनाया ऐसा, आगे थोड़ा सा काम आएगा आपने। जैसा लिख रहा हूं फटाफट एक बार उतार लो, फिर अगला राजा पढ़ेंगे अपने। उतारो, देखिए एग्जैक्टली सेम सेम उतार लो, नंबरिंग लगाई है मैंने साथ में, नंबर भी लिखना साथ में। मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों किया, अभी थोड़ा आगे काम आएगा, पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगी चीजें, इसलिए, बाकी याद नहीं करना इसको कुछ भी। उतार लिया, उतार लिया सबने? ऊपर से वापस देखो, जो नहीं उतारा वो उतारते रहो, बाकी देखो। देखिए अरुणराज है, अरुणराज की दो रानियां हैं, एक रानी का नाम है सुधवा, एक रानी का नाम है कांचन देवी। कौन कौन सी दो रानी नाम बताओ? देखिए सुधवा और कांचन। सुधवा अपने मारवाड़ की है, कांचन देवी गुजरात की है। और पता कांचन देवी गुजरात की, तो सुधवा तो अपने मारवाड़ की है और कांचन देवी कहां की है? गुजरात की। दोनों किसकी रानियां? कांचन सुधवा के दो बेटे हुए, सुधवा के एक बेटे का नाम है जगदेव, एक बेटे का नाम क्या है? विगराज चतुर्थ। जगदेव ने अपने बाप को मार दिया और मार के क्या बन गया? राजा। ये मार के राजा बना, तो मंत्रियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा बाप के हत्यारे को तो राजा कैसे बनाया जाए? तो इन्होंने इसके छोटे भाई को कहा, छोटा भाई कौन है? विगराज। उसको कहा यार तेरे भाई को हटा, तू बन। तो विगराज सेकंड ने किसको हटा दिया? जगदेव। और राजा कौन बन गया? विगराज चतुर्थ। अब विगराज चतुर्थ मरा तो इसका बेटा राजा बना। बेटे का नाम क्या था? अपर गंगे। क्या नाम था? बोलो देखे नाम। किसका बेटा है? अपर गंगे राजा बना, तो इस जगदेव का बेटा था, उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम था? उसने कहा अपर गंगे, तेरे पापा ने मेरे पापा को हटाया था, तो मैं तेरे को हटा दूंगा। तो पृथ्वीराज सेकंड ने किसको हटा दिया? तो अरुणराज को मार के राजा कौन बना? जगदेव को हटा के। इसके बाद इसका बेटा, इसको हटा के पृथ्वीराज सेकंड किसका बेटा है? ये सारे जो चल रहा है ये कौन सी रानी का है? अरे बात सुन, अब जब पृथ्वीराज सेकंड मरा तो इसका बेटा था ही नहीं। अब राजा किसको बनाया जाए? नागार्जुन में कोई लखन थे नहीं ज्यादा, तो इनकार किसको बनाए? तो कहा अरुणराज के एक रानी और है, कांचन देवी। कौन रानी है? वह क्या कि जब सुधवा के बेटे जगदेव ने अरुणराज को मारा तो कांचन देवी डर गई बेचारी, और कांचन देवी को लगा कि जब सुधवा के बेटे ने बाप को ही मार दिया तो मैं सौतेली मां हूं, मुझे सबसे पहले मारे गए, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर अपने पीहर चली गई।
कांचन देवी का बेटा कौन है? सोमेश्वर। कांचन देवी कहां की राजकुमारी थी? गुजरात की। तो वो सोमेश्वर को लेकर कहां पे चली गई? गुजरात। सोमेश्वर का गुजरात में ब्याह हो गया, सोमेश्वर के वहीं टाबर हो गए, सोमेश्वर वहीं रहता है, गुजरात के अंदर ही रहता है सोमेश्वर। तो ये अजमेर वाले मंत्रियों ने कहा कि यार अपना एक राजकुमार गुजरात बैठा है, अरुणराज का एक बेटा गुजरात बैठा है, इसलिए अजमेर वाले मंत्री गए गुजरात, किसके पास में? और सोमेश्वर कहा कि सोमेश्वर तू अजमेर अधिपति है, कहां गुजरात बैठा है? मामा के घर में कितने दिन तक बैठा रहेगा? और चल तू अजमेर चल, तेरे को अजमेर का राजा बनाते हैं। इसलिए अजमेर वाले मंत्री गुजरात से किसको बुला के लाए? सोमेश्वर को। और इसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। सोमेश्वर के मरने के बाद इसका बेटा राजा बना। बेटा कौन है? पृथ्वीराज साइड के बाद इसका बेटा बना कौन है? गोविंद राज को। गोविंद राज तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की तो इसके चाचा ने इसको हटा दिया। चाचा कौन है? हरिराज, अजमेर का लास्ट चौहान राजा। हरिराज के बाद अजमेर में चौहानों का राज, उसके बाद तुर्कों की राज आ गया था। आई बात समझो? ये इसलिए कि ये राजा बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुए, तो अपने को थोड़ी क्रोनोलॉजी पता रहे कि पहले कौन बना, इसको हटा के इसके बाद इसको हटा के गुजरात से किसको लाए? सोमेश्वर के बाद, इसके बाद इसको हटा के, दिमाग में रहेगा थोड़ा। अगला राजा लिख लो, विग्रह चतुर्थ। अपने काम की बात वही है, विग्रह चतुर्थ। क्या लगता है पृथ्वीराज चौहान का? ताऊ बताया था मैंने। और चौहानों में सबसे शक्तिशाली राजा ही है, बड़ा गजब राजा था विग्रह चतुर्थ। मुझे कई बार लगता है कि यार इस आदमी के बारे में हम क्यों नहीं जानते इतना ज्यादा। विग्रहराज चतुर्थ। चौहानों पे हिस्ट्री लिखने वाले एक राइटर में आपने दशरथ शर्मा पढ़ा था हमने? 3 शर्मा कौन कौन है बताओ देखिए? शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, और हमने एक जगह पढ़ा था कि दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान क्या है? ब्राह्मण है। पढ़ा था हमने? दशरथ शर्मा लिखते हैं कि यदि अजमेर के चौहानों में किसी राजा का टाइम स्वर्ण काल था, किसी राजा का टाइम यदि गोल्डन एरा था, तो कौन से राजा का टाइम है? तो वो पूछेगा अजमेर, अजमेर का तो सांबर का तो एक ही बात है, इन्हीं को सांबर वाले चौहान कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? अजमेर वाले। भाई सांबर वाले आगे बढ़ते बढ़ते कहां पर आ गए थे? अजमेर। कोई पूछे सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका टाइम पीरियड था? विग्रह चतुर्थ। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल किसका टाइम था? विग्रह चतुर्थ। ऐसा कौन सा इतिहासकार कहता है? आइए बस समझो। देखो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दशरथ शर्मा, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका किसका? विग्रह चतुर्थ का। इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल गुजरात के सॉरी अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था। वॉज गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का क्या था? स्वर्णकाल था। और सुनो देखो, चौहानों की दो तरफ पक्की पक्की लड़ाइयां चल रही है। देखो एक तो चौहानों की लड़ाइयां चल रही है गजनी वालों से, एक चौहानों की लड़ाइयां चल रही गुजरात वालों से, है ना? आप देख लो उधर से गुजरात वालों से देख लो, विग्राज सेकंड ने गुजरात के राजा मूलराज को हराया। अरुणराज के टाइम में इसने जय सिंह सिद्धराज को हराया, लेकिन किससे हार गया? कुमारपाल। गजनी वालों से देख लो, गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। अजय राज ने गर्जन मातंगों को हराया। अरुणराज ने तुर्कों को हरा के उस जगह पे क्या बनाई? क्या बनाता है? इसके टाइम में फिर वापस गजनी की तरफ से एक अटैक हुआ। अटैक करने वाले राजा का नाम है खुसरो शाह। क्या नाम है? और इस बार तो इसने खुसरो शाह को बहुत ढंग से पीटा, वापस छोड़ के आया था गजनी। इधर देखना ही नहीं। अटक नदी पार कराऊंगा मैं तुम्हें। पाकिस्तान में एक नदी पड़ती है अटक, अटक पार करने के बाद अफगानिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती थी, वहां तक पीट के अटक तक छोड़ गया। और बाद में अपने अभिलेखों में लिखवाया और कि मैंने तुर्कों को पीट पीट के अटक के पार भगा दिया है। मैं चाहूंगा कि ये दोबारा अटक पार, मेरे बेटे पोते पड़पोते इस बात का ध्यान रखें कि तुर्क कहां तक रहने चाहिए। हम अटक नदी तक, अटक नदी के पार ये क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो कौन से तुर्क को हरा के भगा के आया था? अच्छा, गुजरात में इसके पिताजी को हराने वाला राजा कौन था गुजरात का? कुमारपाल। इसने कुमारपाल पे हमला किया। अच्छा तू बड़ा हुआ है, हमारे अजमेर को हरा के जाएगा। तो गुजरात में कौन से राजा को हरा क्या? दो बड़े शत्रु है, या तो गजनी है या कौन है, दोनों को टिकाया यार इसने। तो दशरथ शर्मा सही कर रहे हैं कि अजमेर के चौहानों का क्या था। सुनो देखो, इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड गजनीज किंग खुसरो शाह। इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड गजनीज किंग खुसरो शाह। गजनी कहां पर था? अफगानिस्तान। इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड गजनीज किंग खुसरो शाह। गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। अगली लाइन लिख लो, इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात।
इन दिनों दिल्ली में एक वंश हुआ करता, तोमर। कौन सा वंश हुआ करता? और तब दिल्ली को दिल्ली नहीं बोलते थे, दिल्ली को बोलते ढिल्ली का। क्या बोला करते? ये पहले दिल्ली नहीं थी, ढिल्ली थी। दिल्ली से बाद में क्या बनी है? पहले ढिल्ली का रही होगी, ढिल्ली का से ढिल्ली हुई, ढिल्ली से लोगों ने कहा दिल्ली, दिल्ली तो गंदा ही लगता है, थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा तो करो नाम, तो क्या कर लिया दिल्ली। तो अब अपने कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, ना पहले दिल वालों नहीं थे, पहले ढिल्ली हुआ करती थी। यहां पर जो वंश हुआ करता, वंश कौन सा था? तोमर। तोमर राजा हुआ करते। इन तोमरों को हराता है। दिल्ली के कौन से वंश को हराता है? तोमरों को हराने के बाद इसने कहा कि तुम मेरे को टैक्स दोगे, तुम मेरे क्या दोगे? इसका मतलब तोमर चौहानों के सामंत है। अब तोमर चौहानों के क्या है? वो चौहान जो कभी खुद प्रतिहारों के सामंत थे, अब कह रहे हैं पूरा मिर्जापुर हमारा है ना, ये दिल्ली वाले अब हमें टैक्स देंगे। ये बात बिजोलिया वाले अभिलेख में है। कौन से अभिलेख में? तो मुझे याद एक बार सवाल था कि चौहान राजा विगराज ने दिल्ली जीत ली थी, ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? बिजोलिया अभिलेख। दिल्ली को तब क्या बोलते थे? दिल्ली का। और वहां पे कौन सा वंश हुआ करता था? तोमर। तो अब जो दिल्ली के तोमर थे वो क्या बन गए थे? चौहानों के। पल्ले बड़ी बात लिखो, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। कोष्टक में दिल्ली का लिख लेना। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ही गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ही गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। तथा अब दिल्ली के तोमर चौहानों के सामंत बन गए थे। एंड नाउ तोमर्स ऑफ दिल्ली बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ चौहान्स। तथा अब दिल्ली के तोमर चौहानों के सामंत बन गए थे। एंड नाउ तोमर्स ऑफ दिल्ली बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ चौहान्स। दिल्ली के तोमर चौहानों के क्या बन गए थे? सामंत। सामंत बताया था ना मैंने, जो दूसरे को टैक्स देते हैं। इसका मतलब अब दिल्ली वाले किसको टैक्स देने लग गए? इसका मतलब अब उत्तर भारत की मुख्य राजधानी अजमेर है। उत्तर भारत में जो अजमेर में जो बंदा बैठा हो आसपास वालों से सबसे टैक्स ले रहा है। टैक्स नहीं ले रहा तो उनको हरा हरा के दबा जरूर रहा है कि गुजरात वालों को चुप, तुम नहीं बोलोगे मेरे सामने। उधर गजनी वालों को राके आ रहा है, इनको दिल्ली वालों को कह रहा है कि तुम तो टाइम टू टाइम टैक्स दो, और टाइम टू टाइम जब भी मेरे कोई सेना की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए आओगे। कौन राजा ये? विगराज चतुर्थ। इसलिए दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो इसका शासनकाल है अजमेर के चौहानों का, क्योंकि इसने गजनी वाला आक्रमण रोक दिया। गजनी में कौन सा राजा को हरा दिया इसने? खुसरो। इसने गुजरात वाली सीमा को सुरक्षित किया। किसको हराया? कुमारपाल चालुक्य, बहुत बड़ा राजा हुआ है। गुजरात के बहुत बड़े राजाओं में से एक नाम किसका है? कुमारपाल। और थोड़े दिन पहले वो अजमेर जीत के गया है, अर्नोराज को बहुत ढंग से हरा के अजमेर जीत के गया है। ये वापस बदला लेता है उसका जाके, और इस बार तो दिल्ली की तरफ अटैक किए और दिल्ली वाला जीता। ये पढ़ते ना अपने हाँसी अभिलेख, तो हाँसी इसी टाइम जीती थी इन लोगों ने। दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हरियाणा वाले क्षेत्र बीच में आएंगे, तो हाँसी वहां सारे जीतते हुए गए थे यहाँ से। फिर उनको जाके कहा कि तुम राज करते रहो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भाई इंटेलिजेंट लोग थे कई मामलों। ये जानते थे यार अजमेर और दिल्ली दोनों एक साथ कंट्रोल नहीं होंगे, या तो अजमेर में बैठ के अजमेर का आसपास का कंट्रोल कर लो, और यदि दिल्ली चले गए तो बाद में अजमेर अपने आप में उतना कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए अजमेर में तो बैठे रहेंगे, दिल्ली को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इस आदमी को कहेंगे टैक्स दे, तो ये आदमी अपना दोस्त भी बना रहेगा, अपने को टैक्स भी देता रहेगा, जरूरत पड़ने पर अपनी तरफ से सेना भी लेके आता रहेगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। वरना इसको हटा दिया और अपने वापस अजमेर चले गए तो इसमें दुश्मन वाली भावना आएगी और ये वापस यहाँ आक्रमण करने की कोशिश करेगा। इससे अच्छा हरा दिया, कोई बात नहीं, अब तू दोस्त है, आज के बाद में तू हमें क्या देगा? ऐसे राजा जो हारे हुए दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करे, राजेंद्र कहलाते हैं। ऐसे राजा जो हारे हुए दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे, क्या कहलाते थे? तो विगराज चतुर्थ इस मामले में राजेंद्र है कि उसने कहा कि कोई बात नहीं भाई, दिल्ली वाले हार गए तो हार गए, आज के बाद तुम हटने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, तुम अपनी जगह पे बैठे रहो, तुम मुझे टाइम टू टाइम टैक्स देते रहो, आज के बाद तुम मेरे सामंत हो, तुम मेरे क्या हो? इसका मतलब चौहान अपनी पीक पे है। वो चौहान जो पहले लोगों को टैक्स दिया करते थे, अब इस पोजीशन में, पहले लोगों को टैक्स देते, फिर लोगों को टैक्स देना बंद किया, अब एक पोजीशन में जब लोगों से टैक्स लेना शुरू किए। 3 स्टेज हो गई ना, पहले खुद सामंत है, फिर स्वतंत्र राजा बने, अब लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया। याद रहेगी बात है? कल ये 3 दिन वाला पूरा याद करके आओगे? चलो ठीक है।